मुझे अमीर बनना है, मुझे हेल्दी बनना है, ये सब तो आप कह रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ आप कह रहे हैं, उसको फील नहीं कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में जिन फ्रिक्वेंसीज में ऑपरेट कर रहे हैं, आपकी लाइफ के अंदर वही चीजें रियलिटीज के अंदर आपको आ रही हैं। अगर आपको अपनी रियलिटीज को बदलना है तो आपको अपनी फ्रीक्वेंसीज को बदलना पड़ेगा। आप कितना भी मैनिफेस्टेशन कर लीजिए, कितना भी अफर्मेशन कर लीजिए, कितना भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर लीजिए, अंदर से रियलिटी में वही निकल कर आएगा जो आपके इनर वर्ल्ड के अंदर मौजूद है। इफ यू वांट टू चेंज द रियलिटीज ऑफ योर लाइफ, यू हैव टू चेंज द आइडेंटिटी ऑफ योर लाइफ। सबकॉन्शियस माइंड वो माइंड है जो आपको गाइड करता है आपके जीवन के अंदर आपके गोल को अचीव करने के लिए। मैं आपको हिप्नोटाइज कर सकता हूँ तो ऑफ कैमरा कर दूं। हाँ, ऑफ कैमरा कर दूंगा। एनएलपी एक मॉडलिटी है जिसके माध्यम से आप अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। एक ऐसी बैरी जो दुनिया की हर बीमारी को ठीक करने की क्षमता रखती है। तो अक्सर आपने सुना होगा कि इसके तो सर पे सफलता चढ़ गई है। ये वही लोग होते हैं जो रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं जीवन में। जब आपको क्लैरिटी मिलती है ना, आपका वाई जब क्लियर होता है तो आप बहुत ज्यादा लाइट फील करते हो। 36 चीजें ट्राई करो, लेकिन ट्राई करने से पहले एक सवाल अपने आप से पूछो, कैन आई गिव माई होल लाइफ टू दिस? स्वागत है डॉक्टर हिमांशु आपका हमारे शो द डिकोड शो में। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बुलाने के लिए, मुझे इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया कहना चाहता हूँ क्योंकि आपने इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला और यहाँ पे आए। और आई थिंक जस्ट हमारा एक वीक ही हुआ है बात करते हुए। मैंने Right. आपको इंस्टा पे मैसेज किया था और इसकी भी एक अलग स्टोरी है। बेसिकली मैं क्या करता हूँ, मैं जब भी वर्कआउट करता हूँ तो मेरी आदत है पॉडकास्ट सुनने की। Okay. और एक पॉडकास्ट सुन रहा था और सजेशन में आपका पॉडकास्ट आ रहा था। Okay. और वो था डॉक्टर अमित के साथ। और डॉक्टर अमित को मैं फॉलो करता हूँ, उनके सारे पॉडकास्ट सुनता हूँ। तो मैंने कहा चलो इसको सुनते हैं। और उसमें आपने बात की थी एनएलपी के बारे में। और वो टॉपिक शायद फर्स्ट टाइम था जब मैं एनएलपी के बारे में सुन रहा था और इतनी अच्छी डिस्कशन सुन रहा था। उस टाइम मैंने डिसाइड किया कि यार इन्हें बुलाते हैं, इनसे बात करते हैं और अपने ऑडियंस को भी बताते हैं एनएलपी के फ़ायदे क्या क्या हैं। और उसके बाद से हमने अपना बात करना शुरू किया, आपके मैनेजर से बात हुई और हमारा ये पॉडकास्ट शेड्यूल हुआ। तो सबसे पहले थैंक यू, आप यहाँ पे आए। थैंक यू सो मच। और इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। राइट बिल्कुल। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे पहले बात करेंगे क्योंकि एनएलपी के लिए अभी मेरी ऑडियंस उतनी मैच्योर नहीं है। शायद जो लोग फिटनेस में मुझे फॉलो कर रहे थे, हाँ। पहले तो हम थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से फिर कनेक्ट करेंगे एनएलपी को। तो सबसे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या? लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत सिंपल डेफिनेशन के अंदर अगर मैं आपके ऑडियंस को समझाऊं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ज़्यादातर लोग जो समझते हैं वो इस तरीके से समझते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है आकर्षण का नियम। और ज़्यादातर लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो नॉलेज है वो ये नॉलेज है कि जैसा तुम सोचोगे वैसा तुमको मिलेगा। राइट? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने के लिए आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पहले, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सेकंड लॉ है, उससे पहले एक लॉ और आता है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। दुनिया बात कर रही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और लोग सिर्फ इतना समझ रहे हैं कि क्योंकि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है कि जैसा सोचोगे वैसा मिलेगा, जैसा सोचोगे वैसा मिलेगा, जैसा सोचोगे वैसा मिलेगा। मैं एक बात कहता हूं कि आप पॉजिटिव के साथ क्या नेगेटिव नहीं सोचते? बिल्कुल, थॉट्स पे बहुत कंट्रोल होता नहीं है। आपको बोली पे आपका कंट्रोल हो सकता है कि आप जो सोच रहे हो फिल्टर करके वो चीज़ ना बोलो। बट थॉट आई डोंट थिंक कि कोई इतना कंट्रोल कर सकता है। आप अगर कोई ड्रीम लेते हो बिल्कुल तो क्या साथ में डाउट नहीं आता? बिल्कुल। पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी है। तो जिस पल आप कोई गोल सोचते हो उस पल आप कोई डाउट भी तो सोच सकते हो। और अगर कोई ये कहता है कि नहीं मैं तो अपनी पूरी लाइफ टाइम में 24/7 हर मोमेंट हर सेकंड सिर्फ पॉजिटिव ही सोचता हूं, तो वो फ्रैंकली स्पीकिंग बिल्कुल झूठ बोल रहा है। क्यों? क्योंकि आप कोई भी दुनिया का ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमेशा मोटिवेट और पॉजिटिव ही सोचे। तो अगर कोई ये कहता है कि जैसा सोचोगे वैसा मिलेगा, तो आप पॉजिटिव भी सोचते हो और आप नेगेटिव भी सोचते हो। और मैं कहता हूँ थैंक गॉड आप जैसा जैसा सोचते हो वैसा वैसा आपको नहीं मिलता। क्योंकि अगर आप वैसा वैसा सोचते हो और सब कुछ आपको मिल जाता तो आपके जीवन के अंदर आज क्या कुछ हो रहा होता आप खुद कल्पना नहीं कर सकते। बिल्कुल कैटरीना कैफ को सिर्फ विक्की कौशल ने नहीं सोचा होगा। बिल्कुल राइट।
ऐसा थोड़ी है कि दुनिया के अंदर सिर्फ चाहने वाला विक्की कौशल ही था कैटरीना कैफ को। राइट। चाहने वाले तो बहुत थे, सोचते तो बहुत होंगे ना कैटरीना कैफ के बारे में। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ शादी कैटरीना कैफ से की विक्की कौशल से ही क्यों हुई? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सेकंड लॉ है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पहला जो लॉ है दैट इज लॉ ऑफ वाइब्रेशन। ओके। जब तक आप लॉ ऑफ वाइब्रेशन को नहीं समझेंगे, आप कभी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं समझ सकते। तो आप इसको इस तरीके से समझिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और को मैं और सरलता से समझाता हूँ कि जैसा आप सोचोगे वैसा आपको मिलेगा। ये थ्योरी काम क्यों नहीं करती है, उसका एक साइंटिफिक रीजन मैं समझाता हूँ। बहुत साइंटिफिकली समझाऊंगा आपको, ये बात ध्यान से सुनिएगा। बिल्कुल। कि आपके जो विचार हैं, आपके जो थॉट हैं, आपके जो विचार हैं वो इलेक्ट्रिकल इन नेचर के हैं। मतलब आपके थॉट को ट्रैवल करने के लिए हमारे न्यूरॉन जो थॉट प्रोड्यूस करते हैं वो हार्मोन और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के कॉम्बिनेशन से करते हैं। तो न्यूरॉन्स के अंदर जो थॉट जनरेशन हो रहा है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से हो रहा है, और वो इलेक्ट्रिकल इन नेचर है, जिसके कारण उनको ट्रैवल करने के लिए एक वायरिंग की रिक्वायरमेंट है, जिसको हम नर्वस सिस्टम के माध्यम से हम वो ट्रैवल होती है। तो योर थॉट इज ऑफ इलेक्ट्रिकल नेचर, और थॉट को ट्रैवल करने के लिए यू नीड वन काइंड ऑफ वायरिंग। भाई इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल करने के लिए तो वायरिंग की रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल। इसलिए आपके विचारों का जो सिर्फ कंट्रोल है वो किसी और के ऊपर नहीं हो सकता, वो सिर्फ आपकी बॉडी के ऊपर ही हो सकता है। मैं चाहकर अश्वनी आपकी बॉडी को कंट्रोल थोड़ी कर लूंगा। बिल्कुल। मेरा माइंड इज कंट्रोलिंग माई हैंड, माई लेग्स, माई आईज, मेरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि आई कैन कंट्रोल योर बॉडी टू ऑल्सो। मेरा थॉट, मेरे विचार सिर्फ मेरी बॉडी तक ही सीमित हैं। तो साइंटिफिकली ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ आपके थॉट से चीज़ें आपकी अराउंड में रियलिटी में चेंज हो जाएं। आवर थॉट इज ऑफ इलेक्ट्रिकल इन नेचर, लेकिन आर फीलिंग जो हम हार्ट की बात करते हैं वो मैग्नेटिक इन नेचर होती हैं। मतलब आपने अक्सर एक टर्मोलॉजी सुनी होगी जो आजकल अक्सर चलती है, आपने सुना होगा वाइब्स। राइट। वाइब मैच नहीं कर रही। वाइब मैच नहीं कर रही, राइट, केमिस्ट्री मैच नहीं कर रही, फीलिंग मैच नहीं कर रही। यार इस बंदे से ना वो पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही हैं, इस लोकेशन से वो पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही है। तो ये वाइब्स क्या हैं? दीज वाइब्स इज दी फीलिंग्स जो मैग्नेटिक इन नेचर की होती हैं। फीलिंग्स कैन ट्रेवल। आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, दर्शक हमें सुन रहे हैं, और ये कहीं पर भी हो सकते हैं, लेकिन ये सब लोग हमारी वाइब्स को ना फील कर सकते हैं। आप भी बहुत सारे पॉडकास्ट सुनते होंगे, बिल्कुल। और इनफैक्ट आपने मेरा पॉडकास्ट जब सुना तो वहां पर क्या मैच हुई? वाइब। वाइब्स ही तो मैच हुई, फीलिंग ही तो मैच हुई, हाँ। और वो फीलिंग्स मेरे तक गई और मैं आपके पॉडकास्ट के अंदर आ गया। बिल्कुल। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप सिर्फ सोच रहे हैं। विक्की कौशल ने सिर्फ सोचा नहीं, एक्शन भी लिया। उसने उसको फील भी किया। फीलिंग और थॉट के कॉम्बिनेशन से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। ओके, सो आपको उस फील में रहना है, यस, उस चीज को जीना भी एक तरह जीना से। भी है, उसको फील करना है। Okay. मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे अमीर बनना है, मुझे हेल्दी बनना है, ये सब तो आप कह रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ आप कह रहे हैं, उसको फील नहीं कर रहे हैं। जिस पल आप उसको फील करना शुरू कर देंगे, तो अक्सर आप देखेंगे कि जो भी बिल्डर्स बिल्डिंग्स बनाते हैं उसके अंदर एक एक्सपीरियंस सेंटर बनाते हैं। एक्सपीरियंस सेंटर का मतलब एक डेमो फ्लैट बनाते हैं बिल्कुल। कि आप जाइए, देख कर आइए, फील लीजिए किस तरह मॉल्स से के। सेटअप हाँ, होगा किस तरीके से सेटअप है। जब आप कार खरीदने के लिए जाते हैं तो वहां पर एक डेमो कार होती है कि आप फील लीजिए। वाई दे आर सेलिंग थ्रू दी फीलिंग? क्योंकि आप मिठाई की दुकान पे भी जाते हैं तो मिठाई वाला क्या देता है? एक टेस्ट टेस्ट करने के लिए देता है। क्यों? आपके अंदर फीलिंग प्रोड्यूस हो। तो फीलिंग इज मैंडेटरी इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। विदाउट दैट फीलिंग आप सिर्फ थ्योरेटिकली इस बात को बोले कि मेरे साथ मेरे को घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, अच्छे लाइफ पार्टनर मिल जाए, वो पॉसिबल नहीं है। आपको अपने अंदर उसको लेकर एक एसोसिएशन क्रिएट करना पड़ेगा। तो बिल्कुल। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, इसको मैं बहुत डीपर लेवल पर अगर आपकी ऑडियंस को समझाऊं, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेकेंडरी लॉ है, उससे पहले का लॉ है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। इस यूनिवर्स के अंदर हर एक चीज मीन्स हर एक चीज के अंदर एक एनर्जी है। ये तो आप बहुत सिंपल से जानते हैं, हर व्यक्ति जानता है, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एनर्जी। बिल्कुल।
ठीक है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉय, इट ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर अनदर फॉर्म। ये तो फॉर्म। बेसिक सा फिजिक्स का रूल है, हम सबने पढ़ा है, ठीक है, बिल्कुल। कि एनर्जी ना तो बनती है ना ही वो खत्म होती है, बस वो कन्वर्ट होती है एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में। काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, तो काइनेटिक से या तो पोटेंशियल में होगा, पोटेंशियल से या काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। राइट। तो हर एक चीज जो ऊर्जा से बनी है, एनर्जी से बनी है, इसका मतलब उसके अंदर एटम्स भी होंगे, न्यूट्रॉन्स भी होंगे, प्रोटॉन्स भी होंगे। तो जहां एटम्स होंगे, न्यूट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स होंगे, वहां वाइब्रेशन होगी, बिल्कुल। वहां तो वाइब्रेशन होगी। हाँ। और जहां वाइब्रेशन होगी वहां फिक्शन होगा। जहां वाइब्रेशन है वहां फिक्शन है, और जहां फिक्शन है वहां फ्रीक्वेंसी है। ओके। ठीक है भाई, जहां भी फ्रिक्शन होगा, आप तो हालांकि ऑडियो के अंदर मास्टरी आपने करी है, तो आपको ये बिल्कुल। बात बहुत अच्छे से पता होगी कि जहां फ्रिक्शन है वहां फ्रीक्वेंसी है, और जहां फ्रीक्वेंसी है वहां कम्युनिकेशन है। ओके। राइट। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है वाइब्रेशन के ऊपर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है फ्रीक्वेंसीज के ऊपर। मैं आपको एक डीपेस्ट इंसाइट देता हूँ। डॉक्टर मैक्सवेल मॉल्ट्स हुआ करते हैं, उन्होंने एक चार्ट दिया और उस चार्ट का नाम है कॉन्शियस स्पेक्ट्रम चार्ट। ठीक है, आप ओके। गूगल कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा। और उस कॉन्शियस स्पेक्ट्रम चार्ट में उन्होंने ये बताया कि आपके हर एक इमोशन की एक फ्रीक्वेंसी है। ओके। अगर आप गिल्ट में रहते हैं, अगर आप शेम में रहते हैं, अगर आप ट्रॉमास में रहते हैं, अगर आप एंगर में रहते हैं, अगर आप कंप्लेनिंग और ब्लेमिंग मोड में रहते हैं, तो इन सब की एक फ्रीक्वेंसी है। जो व्यक्ति अपनी लाइफ में हमेशा गुस्सा करता है, फ्रस्ट्रेशन में रहता है, एंगर में रहता है, कंप्लेनिंग में रहता है, ब्लेमिंग में रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, वो अपनी लाइफ में लोअर फ्रीक्वेंसीज में ऑपरेट कर रहा है। और आप अपनी लाइफ में लोअर फ्रीक्वेंसीज में ऑपरेट करेंगे तो आपकी लाइफ के अंदर जो यूनिवर्स में चीजें लोअर फ्रीक्वेंसीज में मौजूद हैं वही आपकी लाइफ के अंदर आती चली जाएंगी। आप इस तरीके से समझ लीजिए, हम रेडियो चलाते हैं, हाँ। रेडियो में आपको ट्यूनिंग करनी पड़ती है, बिल्कुल। ठीक है, 98.3, और जब तक 98.3 नहीं लगाएंगे वो गाना बजने वाला नहीं है उसमें से। तो बिल्कुल। आपको फ्रीक्वेंसीज को मैच करना है। तो यूनिवर्स में हर एक चीज की एक फ्रीक्वेंसी है, और आप अपनी लाइफ में जिन फ्रीक्वेंसीज में ऑपरेट कर रहे हैं आपकी लाइफ के अंदर वही चीजें रियलिटीज के अंदर आपको आ रही हैं। ओके। और अगर आप अपनी लाइफ के अंदर लव में, एनलाइटमेंट में, पीस में, जॉय में, हार्मनी में, इंटीग्रिटी में आप रहते हैं तो इनकी फ्रीक्वेंसीज हायर होती हैं। तो आप जब हायर फ्रीक्वेंसीज में ऑपरेट करते हैं तो आपके यूनिवर्स में आपको वही चीजें मिलती चली जाती हैं। राइट। बिल्कुल। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है उसको समझने से पहले आपको लॉ ऑफ वाइब्रेशन और लॉज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को समझना पड़ेगा। आकर्षण का नियम आपके लिए गलत तरीके से काम करेगा अगर आप लोअर फ्रीक्वेंसीज में ऑपरेट कर रहे हैं। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ पॉजिटिव एंगल में काम नहीं करता है। ओके। अगर आपने कुछ गलत किया तो डेफिनेटली वो भी होगा। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ अच्छा सोचा तो ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब भी काम कर रहा है जब आप गलत, नेगेटिव या किसी के लिए आप जलन भावना अपने अंदर लेकर आ रहे हैं, तब भी तो वो काम कर रहा है ना। बिल्कुल, उसे पता नहीं है कि अच्छा क्या है गलत क्या है, वो तो सिर्फ जो आप सोच रहे हो, जिस एक्शन आप जिस डायरेक्शन में ले रहे हो उसे कंप्लीट करेगा। बिल्कुल। सर नहीं नहीं मेरे लिए काम नहीं करता, ऐसा आप झूठ बोल रहे हो। तो मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ और आप एग्री करेंगे। आप अक्सर ये देखेंगे कि जो व्यक्ति अपनी लाइफ में गुस्से में रहता है, कंप्लेंट करता है, ब्लेम करता है, चिड़चिड़ा रहता है, और ऐसे सोसाइटी के अंदर आपको मिल जाएंगे अपने अराउंड में बहुत लोग। ठीक है, आप देखिएगा, ऑब्जर्व करिएगा कि जो लोग हमेशा गुस्सा करते हुए मिलेंगे, खामखा गुस्सा कर रहे हैं, रोड पर लड़ाई कर रहे हैं, जरा जरा सी बात पे चिड़चिड़े हो जा रहे हैं, आप देखिएगा उनकी लाइफ के अंदर ना ऐसे इवेंट्स यूनिवर्स देता है जिनसे उनको और गुस्सा आएगा। आप देखना उनकी गाड़ी टो हो जाएगी, आप देखेंगे कि उन्हीं का फोन चोरी हो जाएगा, आप देखेंगे कि उन्हीं का कोई नुकसान हो जाएगा, मतलब उनका बाइक पंचर हो जाएगी या उनका चालान कट जाएगा, या ऐसी बहुत सारी चीजें घटित होंगी जिनसे उनको और गुस्सा आएगा अपने जीवन के अंदर। और वो ये सोचेंगे, यार मेरी लाइफ में क्यों ऐसा होता है, मेरे जिंदगी में ऐसा क्यों होता है, मेरी गाड़ी क्यों टो होती है, 36 गाड़ी खड़ी है, किसी का चालान नहीं कटा, मेरे चालान कट गया, मैं ही लेट हो गया मूवी के लिए, मेरी फ्लाइट छूट गई, मेरी ही ट्रेन छूट गई। आपके साथ ऐसी चीजें घटित होती रहेंगी जो आप बोलेंगे कि यार मेरी लाइफ में ना अलग ही एक, क्या बोलेंगे, मसले चलते रहते हैं, पंगे चलते रहते हैं।
ठीक है, आप देखेंगे कि उन लोगों की लाइफ के अंदर जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, परिणाम आ रहे हैं, हाँ, वो भी उनके अकॉर्डिंग नहीं आएंगे, क्योंकि बार-बार वही चीज़ सोच रहे हैं, वही उसी फ्रीक्वेंसी उसी में है। फ्रिक्वेंसीज में। तो जो रिजल्ट्स उनके लाइफ में आएंगे, उनसे भी उनको और गुस्सा आएगा, क्योंकि वो उनके अकॉर्डिंग होंगे ही नहीं। ओके, मानो कोई कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कोई हाँ, इंटरव्यू क्रैक करने की कोशिश कर रहा है, या कोई ऐसा काम कर रहा है जिसने उसने अच्छी उम्मीद है कि अच्छा रिजल्ट आएगा, आएगा ही नहीं उसका, क्योंकि वो लोअर फ्रिक्वेंसीज में ऑपरेट कर रहा है। उसकी लाइफ के अंदर तीसरी चीज होगी, जो लोग मिल रहे हैं वो भी उसको ऐसे ही मिलेंगे जो उसको गुस्सा दिलवाएंगे, उसको एंगर दिलवाएंगे। तो अक्सर आप देखना कि उनके दोस्त यार ऐसे होंगे, उनके रिलेशन में जो लोग उनको मिलेंगे या लाइफ पार्टनर जो उनको मिलेंगे, वो भी ऐसे ही उनको टकराएंगे जो उनको और गुस्सा दिलवाने का काम करेंगे। और वो ये सोचेंगे यार पता नहीं मेरे को लोग ही ऐसे मिलते हैं, जिससे भी मिलो मेरे को उल्टा ही मिलता है, जिससे मिलो मेरे से उल्टी ही बात करता है। गुस्सा आएगा उनको, और एंगर आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगी, हेल्थ इश्यूज भी होना शुरू हो जाएंगे। ये राइट, सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अपनी लाइफ में लोअर फ्रीक्वेंसीज में ऑपरेट कर रहे हैं। और जब तक आप अपनी फ्रीक्वेंसीज को नहीं बदलेंगे, आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं करेगा। कितने पॉडकास्ट देख लीजिए, कोई पॉडकास्ट काम नहीं करेगा आपके लिए। क्यों? बिकॉज यू आर ऑपरेटिंग ऑन द लोअर फ्रिक्वेंसीज ऑफ योर लाइफ। लेकिन जो लोग हायर फ्रिक्वेंसीज में ऑपरेट करते हैं, उनकी लाइफ के अंदर आप अक्सर पता है क्या बोलोगे? फिर एक वर्ड यूज करती है समाज, उसको कहते हैं लकी। ओके, यार ये बंदा तो लकी है, जो भी मतलब करता है सही जो होता भी है। करता है इसका सही हो जाता है, जो भी करता है इसको सफलता मिल जाती है, इसका रिलेशन देखो कितना बढ़िया चल रहा है, इसकी सेहत देखो कितनी बढ़िया चल रही है, इसका कारोबार देखो कितना बढ़िया चल रहा है, इसका तो लक इतना स्ट्रांग है। राइट? राइट, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा वो व्यक्ति जीवन में कुछ भी शुरू करेगा ना, उसको सफलता ही मिलनी है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में हायर फ्रिक्वेंसीज में ऑपरेट कर रहा है। राइट? तो एक लाइन में अक्सर कहता हूं कि अगर आपको अपनी रियलिटीज को बदलना है, ठीक है, बहुत खूबसूरत लाइन है, अगर कोई इसको समझ जाए तो मजा आ जाए। अगर आपको अपनी लाइफ की रियलिटीज को बदलना है, रियलिटीज से मेरा मतलब क्या है? आपको अपने बैंक बैलेंस को बदलना है, आपको अपने रिलेशन को बदलना है, आपको अपने फाइनेंशियल और करियर की लाइफ को बदलना है, आपको अपने मेंटल बीइंग को बदलना है, किसी भी एरियाज ऑफ लाइफ को अगर आपको बदलना है। रियलिटी का मतलब है वो चीज़ जो आप अपनी लाइफ के अंदर रियल वर्ल्ड के अंदर बदलना चाहते हो। तो अगर आपको अपनी रियलिटीज़ को बदलना है, तो आपको अपनी फ्रिक्वेंसीज को बदलना पड़ेगा। ओके, इफ यू वांट टू चेंज द रियलिटीज ऑफ योर लाइफ, यू हैव टू चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्रीक्वेंसीज योर ऑफ लाइफ। योर लाइफ। बिना अपनी फ्रीक्वेंसीज को बदले आप रियलिटीज को नहीं बदल सकते, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए। कई बार क्या होता है कि हम ऊपरी तौर पर अपने वर्ड्स के अंदर तो ये नहीं नहीं, मैं कहाँ गुस्सा कर रहा हूँ, मैं कहाँ जल रहा हूँ, मेरे अंदर कहाँ ईर्ष्या है, मेरे अंदर कहाँ ईगो है, मेरे अंदर कहाँ घमंड है, लेकिन इनर वर्ल्ड के अंदर वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आप समाज से झूठ बोल सकते हैं, यूनिवर्स से थोड़ी झूठ बोल देंगे। बिल्कुल, राइट? आप उधर तो बोल रहे हैं यस आई एम वेरी ग्रेटफुल थैंकफुल और हायर फ्रिक्वेंसीज में, उधर बच्चे की डांट लगा रहे हैं, उस पर उसने पिटाई कर दी आपने उधर, तो वो तो अलग ही सीन चल रहा है ना घर के बिल्कुल, अंदर। ठीक है, तो आकर्षण का जो नियम है आपके लिए तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप अपनी फ्रिक्वेंसीज पर काम नहीं करेंगे, अपनी जो वाइब्रेशंस हैं उन पर काम नहीं करेंगे। तो इफ़ यू वांट टू चेंज द रियलिटीज ऑफ योर लाइफ, यू हैव टू चेंज द फ्रीक्वेंसीज ऑफ योर लाइफ। दैट और इज ऑल आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया। मैनिफेस्टेशन को एक बार आप थोड़ा सा एलोबरेट करके बताओ कि मैनिफेस्टेशन कैसे करें और क्या राइट तरीका होता है मैनिफेस्ट करने का? मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाता हूँ और बहुत सरल एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। ये हमारे पास में एक कप है, ठीक है, ठीक है। जिसके अंदर क्या है? पानी है। ठीक है, अगर ये कप मेरे हाथ से गिर जाए, ध्यान से सुनना, ओके, अगर ये कप मेरे हाथ से गिर जाए, ओके, ठीक है, तो क्या होगा? टूट जाएगा, पानी कप गिर टूट जाएगा, जाएगा। और कप से क्या गिरेगा? पानी। पानी गिरेगा। अब मेरा सवाल है कि इस कप में से पानी क्यों बाहर गिरा? क्योंकि कप टूट गया। कप टूट गया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इस कप से पानी इसलिए बाहर गिरा क्योंकि इस कप में पानी था, ओके, अगर पानी की जगह कॉफी होती तो कॉफी गिरता, तो पानी नहीं गिरता, क्या गिरता? कॉफी। कॉफी गिरता। तो इस बात से क्या हम ये समझ सकते हैं कि जो इस कप के अंदर है वही इस कप से बाहर गिरेगा? ठीक है, तो ये कप रिप्रेजेंट करता है हमें,
वी को, और जो हमारे अंदर है वो ही बाहर आएगा। आप समझ पा रहे हैं? हाँ, बहुत बहुत सही, अच्छी लाइन है, बट आई थिंक बहुत सारे लोग को भी क्लियर नहीं हो रहा होगा, तो हाँ। थोड़ा सी इसे और तो एक्सप्लेन आप करते इसको इस तरीके से समझें, हैं। राइट। जो लोग अपनी रियलिटीज को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, मैनिफेस्टेशन से, अफर्मेशन से और डिफरेंट डिफरेंट मोडालिटीज से, आपको ये समझना पड़ेगा कि वो मोडालिटीज आपके लिए तब तक काम नहीं करेंगी जब तक आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे। ये कॉन्सेप्ट जो मैं समझा रहा हूं, इसको डीपर लेवल पर समझने के लिए आप ऐसा समझिए कि आज आपका जो बैंक बैलेंस है, आज आपकी जो सैलरी है, आज आपकी जो हेल्थ है, आज जो आपके रिश्ते हैं, आज जो आपका बिजनेस है, आपका जो करियर है, आज जो भी आपकी रियलिटी के अंदर आज एक्चुअली में हो रहा है, ये सब कुछ पैराडाइम है, रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है आपकी इनर रियलिटीज का। ओके। राइट? बाहर तो सिर्फ दिख रहा है तो वो आपके अंदर ही। बिल्कुल। तो जैसे कि इस कप के अंदर पानी है तो पानी गिरेगा, कॉफी है तो कॉफी गिरेगी। अब आप मैनिफेस्टेशन तो कर रहे हैं, आप अफर्मेशंस तो कर रहे हैं, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो कर रहे हैं, लेकिन मेरे भाई ये तो समझिए कि आपके अंदर है क्या। आप कितना भी मैनिफेस्टेशन कर लीजिए, कितना भी अफर्मेशन कर लीजिए, कितना भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर लीजिए, अंदर से रियलिटी में वही निकल कर आएगा जो आपके इनर वर्ल्ड के अंदर मौजूद है। सो इफ यू वॉन्ट टू चेंज द रियलिटीज ऑफ योर लाइफ, दूसरी लाइन दे देता हूं मैं आपको। ओके। इफ यू वॉन्ट टू चेंज द रियलिटीज ऑफ योर लाइफ, यू हैव टू चेंज द आइडेंटिटी ऑफ योर लाइफ। जब तक इस यू की आइडेंटिटी, इनर वर्ड नहीं बदलेगा, इस यू का आउटर वर्ड कभी नहीं बदल सकता। तो ज्यादातर लोग पता है क्या गलती कर रहे हैं, आजकल वो वर्ड चल चुका है ना मैनिफेस्टेशन, लगा हुआ है मैनिफेस्ट करने में। मैनिफेस्टेशन सिर्फ आपके अंदर से वही चीज बाहर लेकर आएगा जो आपके अंदर है, लेकिन आप जब तक अपनी आइडेंटिटी पर काम नहीं करेंगे, अपने इनर वर्ल्ड पर काम नहीं करेंगे, आउटर वर्ल्ड बदल ही नहीं सकता। फिर लोग बोलते हैं सर मैनिफेस्टेशन इज नॉट वर्किंग फॉर मी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट वर्किंग फॉर मी, ये सब चीजें काम नहीं करती हैं, ये सब चीजें होती नहीं है। कैसे काम करेंगे? आपके इनर वर्ल्ड के अंदर क्या भरा हुआ है? आपके इनर वर्ल्ड के अंदर तो गार्बेज भरा हुआ है। बिल्कुल। तो गार्बेज इन गार्बेज आउट, जो अंदर जाएगा वही तो बाहर आएगा। तो जब तक आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिविटी के साथ, फ्रूटफुलनेस के साथ, इन चीजों के साथ फीड नहीं करेंगे, आप आउटर रियलिटी को कैसे बदल सकते हैं? सबकॉन्शियस माइंड में जा क्या रहा है? नेगेटिविटी जा रही है। सबकॉन्शियस माइंड में जा क्या रहा है? सबकॉन्शियस माइंड तो गोल अचीविंग मैकेनिज्म है ना, वो तो वही लाके देगा जो उसका मालिक कहेगा। और मालिक क्या कह रहा है? मालिक कह रहा है नेगेटिव, मालिक कह रहा है सब गलत गलत बातें। राइट? तो मैनिफेस्टेशन, आपने पूछा कि मैनिफेस्टेशन क्या है। मैनिफेस्टेशन सिर्फ एक मॉडलिटी है जो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को फीड करने के लिए यूज करते हो। ठीक है? राइट। हमारा जो ब्रेन है, हमारा ब्रेन एनवायरनमेंट से 15 मिलियन बिट पर सेकंड डेटा लेता है, और ये जो डेटा हमारा ब्रेन लेता है, ये हमारे 5 सेंसेस के माध्यम से लेता है, जिसको हम विजुअल कहते हैं, ऑडियो कहते हैं, हम टेस्ट कहते हैं, हम स्मेल कहते हैं। तो इन माध्यम से हमारा ब्रेन लेता है। तो जब हम विजुअल के थ्रू और अपनी फीलिंग के थ्रू अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर रहे हैं, when we are reprogramming our subconscious mind through visual and through feeling, okay, then that is law of attraction. ठीक है? मैं आज बहुत लोगों का कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। Right. जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को किससे, विजुअल से, राइट, और फीलिंग से फीड कर रहे हैं, तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जब आप सिर्फ फीलिंग से कर रहे हैं, राइट, तो वो मैनिफेस्टेशन है। ओके, ठीक और है। सिर्फ जब ऑडियो से कर रहे हैं, तो वो अफर्मेशन है। तो ये जितनी भी टेक्निक्स हैं, 3, 6, 9 या जो भी आप करते हैं, मैं आपको एक ही चीज़ यहाँ पर बोलूँगा, और वो यही कहूँगा कि आपको अपनी रियलिटी के अंदर वो डालना। चलो मैं आपसे करवाता हूँ, ठीक है? एक चीज़ कराता हूँ। एक स्टेटमेंट है, ठीक है, जो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं और बोलते हैं। ठीक है? क्या है? चलो मैनिफेस्टेशन ही है। आई विल बी, आप बोलना आई विल बी हेल्दी, I will be healthy. I will be successful, I will be successful. I will be healthy, I will be happy, I will be rich. Right. ठीक है? आप बोलो I will be rich, I will be healthy, I will be successful. ठीक है?
अब सेम ही स्टेटमेंट को दोबारा बोलते हैं, ठीक है? जो दर्शक सुन रहे हैं वो कमेंट में लिख सकते हैं, ये दे कैन राइट इट डाउन, आई विल बी हैप्पी, आई विल बी रिच, आई विल बी सक्सेसफुल, और आई विल बी राइट इन हारमनी, जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है? कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं सफल बनना चाहता हूँ, मैं रिच बनना चाहता हूँ। सेम ही स्टेटमेंट को हम दोबारा लिखते हैं, लेकिन थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। और वो चेंज क्या है? अब दोबारा बोलिए, आई एम रिच, प्रेजेंट में करने से। आई एम हेल्दी, आई एम सक्सेसफुल। अब आप मुझे बताओ अश्विनी जी कि दोनों में से किस वाले स्टेटमेंट में आपको ज़्यादा पॉजिटिविटी आ रही है, ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है? सेकंड में डेफिनेटली, सेकंड में जब आप बोल रहे हो आई एम रिच, अच्छा, एक जब अथॉरिटी आ रही है। अथॉरिटी आ रही है, अब जब आपने लिखा कमेंट बॉक्स के अंदर, जब आपने लिखा कि आई एम रिच, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपसे क्या सवाल पूछा? अगर आप हैं तो ठीक है, अदरवाइज क्या बात कर रहा है? अगर नहीं है तो वो क्या कहेगा? अरे क्या कह रहा है भाई, तू रिच कहाँ है? 500 पॉकेट में पड़े हैं 500 तेरे पॉकेट में पड़े हैं, अभी से तू कैसे बोल रहा है आई एम रिच? ठीक है, रात को क्या कहाँ से जुगाड़ करना है तेरे को अभी नहीं पता, और तू बोल रहा है आई एम रिच। लॉजिकल माइंड आपका बीच में आएगा। सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि आपने उसको एक कमांड दी, आपने सबकॉन्शियस माइंड को कहा कि तुम रिच हो। अब सबकॉन्शियस माइंड ढूंढने लग गया वो वेज जिससे आप रिच बन सकते हो, क्योंकि उसको कमांड मिली है बिल्कुल कि आप रिच की तरह सोचो, रिच की तरह इमेजिन करो, आप रिच हो, अंदर से रिच हो। तो रिच होने का मतलब ये नहीं है कि आप पैसे से जरूर रिच हो, रिच होने का मतलब है कि आप अपने विचारों से रिच हो। मैं एक बहुत अच्छा सा फोटो देख रहा था, और उसमें दोनों हाथ कटे हुए थे एक व्यक्ति के, और वो व्यक्ति दोनों हाथ कटे होने के बावजूद भी काम कर रहा था, और एक व्यक्ति बगल में बैठा था जिसके दोनों हाथ थे, दोनों पैर थे, और वो भीख मांग रहा था। तो आप मुझे बताइए, क्या भिखारी आप अपनी रियलिटी से होते हो, या बैगर आप अपनी सोच से होते हो? सोच से ही तो, रियलिटी में तो बाद में आ रहा है ना वो। पहले आपका थॉट ही आएगा, फिर एक्शन होता है। फिर एक्शन होगा। तो इसलिए ही मैंने कहा कि जो पानी है कप के अंदर, दिस इज यू, आई एम रिच, मतलब आपके अंदर रिचनेस है, तभी बाहर रिचनेस आएगी। अपने अंदर रिचनेस डाले बिना बाहर रिचनेस नहीं आ सकती। बिल्कुल। इसमें एक बहुत अच्छी सी लाइन मैंने सुनी थी किसी तो पॉडकास्ट में, उसमें ये था कि अगर आपको रिच बोल रहे हो और आपने जैसे बताया कि आपको फील भी करना है, तो फील रिच कैसे करोगे? जो अमीर आदमी क्या करता है, पैसे बांटता है कि यार मेरे पास इतने हैं, ये लो तुम भी रखो, तुम्हारा भी कल्याण हो। तो आपको करना क्या है कि आपकी जो भी सैलरी हो या पॉकेट मनी मिल रही हो, सपोज आपको 100 रुपये भी आपको मिलते हैं महीने के, तो उसमें से 2 रुपये 3 रुपये निकाल दो कि मैं इसे दान करूंगा, उसके छुट्टे लेके रख लो, और जहाँ कोई भिखारी दिखे उसे 1 रुपये दे दिया आपने, ऐसे 3 भिखारियों को 1-1 रुपये आपने दे दिया, 3 भिखारियों को। सो आपकी उस टाइम पे जो फीलिंग होगी ना, आपको एक तो अच्छा लगेगा, ठीक है ये बंदा, इसके ज़रूरत थी, मैंने इसे उस ज़रूरत में इसकी हेल्प की, उसे वो रुपए दिए, 5 रुपये 10 रुपये 100 रुपये जो भी हो, अपने अकॉर्डिंग आप दे सकते हो। सो वहाँ पे एक जो ग्रेटिट्यूड आपका एक फीलिंग आई कि मेरे पास आज इतना है कि मैं दे रहा हूँ, वो फीलिंग आई, तो वो फीलिंग आपकी फीलिंग्स को चेंज करेगी। जो आप में नेगेटिव फ्रिक्वेंसीज हैं, जो आपको लगता है कि हमेशा लो वाइब्रेशन में रहते हो, तो आपको पॉजिटिव लाने में वो चीज़ हेल्प करेगी। तो ग्रेटिट्यूड का क्या लगता है आपको, कितना ज़्यादा महत्व है इस लॉ ऑफ नहीं, अट्रैक्शन बहुत की अच्छा आपने जर्नी में? एक्सप्लेन किया। ग्रेटिट्यूड का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ ऐड करूंगा, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ दान करें ग्रेटिट्यूड के साथ। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, जो लोग अंदर से रिच नहीं होते, वो लोग जब मनी को स्पेंड करते हैं तो दे स्पेंड मनी विद कंप्लेनिंग मोड, ठीक है? मानो वो घूमने गए अपनी फैमिली के साथ, तो घूम तो आए, पैसा भी खर्च हो गया, लेकिन पैसा ना बड़ा रो रो के खर्च किया है। अरे मेरे को तूने पैसा खर्च करवा दिया, क्या ज़रूरत थी, क्या ज़रूरत थी, इतने 1000 रुपये खर्च हो गए, इतने में ही इतने में तो ये हो जाता, फ़ोन आ जाता, ठीक है? कार खरीदने गए तो रो रो के कार खरीद रहे हैं, शॉपिंग करने गए मॉल के अंदर तो रो रो के कपड़े खरीद रहे हैं, खाने गए कुछ फैमिली के साथ तो रो रो के खा रहे हैं, इवन फ्रूट्स खरीद रहे हैं, 100 में कहाँ तो मिलता 100 में है, कहाँ मिलता है, इतने में कहाँ मिलता है, तू तो मेरे को ठग रहा है, तू तो मेरे को ऐसे कर रहा है। मतलब when they are spending their money, they are spending with complaining mode, ठीक है? और जब तक आप अपनी लाइफ के अंदर, पैसा तो खर्च होना ही है ना, बिल्कुल, ठीक है? आप अगर ये सोच लें कि पैसा खर्च नहीं होगा, पैसे की डेफिनेशन क्या है, पैसा क्या है, मनी क्या है? मनी को हम बोलते हैं करेंसी। करेंसी का मतलब, करेंसी वर्ड आया करंट से, करंट मतलब मूवमेंट। तो वो पैसा डेड मनी होगा जो पैसा मूव ना करे।
उसका कोई फायदा ही उसका नहीं कोई है, फायदा ही नहीं है पुरानी ना। नोट रखे रहो अभी भी। पुरानी नोट रखे रहो। तो पैसा जब आप खर्च कर रहे हो वो तो खर्च होगा ही होगा, ऐसा नहीं है कि आप उसको बचा ले जाओगे। जो मैंडेटरी चीजें हैं वो तो खर्च होंगी ही नहीं होंगी, लेकिन उसको भी आप किससे खर्च कर रहे हो? कंप्लेनिंग मोड के साथ, रो रो कर खर्च कर रहे हो, चिड़ कर खर्च कर रहे हो। तो जब आप पैसे को कंप्लेनिंग मोड के साथ खर्च करते हो तो आपकी लाइफ के अंदर पैसा नहीं आएगा। स्पेंड मनी विद ग्रेटिट्यूड। ओके, ठीक है, सिंपल सा एक डेफिनेशन अपने जीवन में लगा लो, चाहे 2 रुपए खर्च करूं या 2 लाख रुपए खर्च करूं या 2 करोड़ रुपए खर्च करूं, आप शुक्रिया कहिए, थैंक कहिए कि कि मेरे थैंक यू। पास ये पैसे हैं इस हाँ, चीज को लेने के मेरे लिए। को लेने के लिए थैंक यू गॉड कि तूने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी, थैंक यू गॉड। आप शुक्रिया अदा करिए, कंप्लेंट मत करिए। कोई कह रहा है इतने रुपए तुम्हारे खर्च हो गए, अरे यार अच्छा है ना खर्च हो गए, यूनिवर्स और देगा। थे तभी तो खर्च हुए। थे तभी तो खर्च हो गए, अरे यूनिवर्स और देगा और आ जाएंगे कहीं से। आपके अंदर ये फीलिंग होनी चाहिए, लेकिन आप क्या कहते हो? अरे यार मेरे पैसे खर्च हो खर्च हो गए, गए। अरे यार मेरा बहुत खर्चा हो रहा है, अरे यार मेरा बहुत खर्चा हो रहा है, अरे। बिल्कुल। तो भाई वो नहीं खत्म होगा आपका। तो पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए आपको अपने अंदर एक फीलिंग ऑफ अबंडेंस लानी पड़ेगी, आपके अंदर ये फीलिंग लानी पड़ेगी कि मेरे पास अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है। अरे राइट। ठीक है, और बस आपको उस तरीके से खर्च करना है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप दान ही करें, आप जो भी पैसा खर्च कर रहे हैं, इवन 1 रुपया भी कहीं भी खर्च कर रहे हैं कुछ भी चीज़ लेने में, तो थैंक यू कहकर खर्च करिए। ठीक है, तो मेरी छोटी सी बेटी है 2 साल की, उसकी डिक्शनरी में जो सबसे ज़्यादा वर्ड मैंने ऐड करवाया है वो वर्ड है थैंक यू का। और मतलब थैंक यू जस्ट बोलना नहीं, उसको फील हाँ, करना है। राइट। मैं सबसे ज़्यादा वर्ड जो है जो उसको मैंने सबकॉन्शियस माइंड में डालता हूँ वो है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हर चीज़ के लिए उसको थैंक यू बोलना है, हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना है, हर चीज़ के लिए थैंकफुलनेस उसके अंदर डालनी है। आई ठीक है, थिंक ये बहुत अच्छा हाँ, टॉपिक है पेरेंटिंग, इस पे भी हम कभी कर सकते हैं पॉडकास्ट, एक अलग ही पॉडकास्ट हाँ, बनेगा, बट आज खैर इस पे हाँ, फोकस करते हैं। सो जैसे आपने बताया कि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज देना है कि तुम अमीर हो, तुम फिट हो। तो ये चीज़ हम कैसे करेंगे? सबसे पहले बात कर लेते हैं सबकॉन्शियस माइंड और आपका जो नॉर्मल माइंड है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है और किस तरह से हम सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस कर सकते हैं और वो जो सारी इन्फॉर्मेशन हम उस तक पहुंचाना चाहते हैं पहुंचा सकते हैं। देखिए, जो हमारा जो माइंड है वो 2 तरीके का है। पहला है कॉन्शियस माइंड और दूसरा है मेटा कॉन्शियस। कॉन्शियस वो माइंड है जो जागृत अवस्था है। मेटा कॉन्शियस के अंदर 2 माइंड आते हैं, पहला है अनकॉन्शियस माइंड और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। तो अनकॉन्शियस माइंड क्या है? अनकॉन्शियस माइंड वो माइंड है जो कभी कॉन्शियस था ही नहीं। ओके। ठीक है, जैसे कि हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके बैक हैंड में चल रही होती हैं, आप उसके लिए अवेयर नहीं है। हम्म। जैसे कि आपकी ब्रीदिंग है, आपकी आइज हार्ट ब्लिंक हो बीट। रही हैं, आपका हार्ट बीट चल रहा है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर है, देयर आर लॉट्स ऑफ फंक्शनिंग। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं है कि बैठकर मैं सांस ले रहा हूँ, ऑटोमेटिक चल रही है। बिल्कुल। ठीक है, आपको इस तरीके से समझिए कि आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जो फ़ोन रखने के बाद भी चल रही हैं। राइट। ठीक है, सिग्नल तो आ रहा है ना उसमें, किसी का कॉल तो आ सकता है ना, हाँ हाँ। तो वो बैटरी कंज्यूम कर रहा है। तो वैसे ही अनकॉन्शियस माइंड वो माइंड है जो आपके सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए, आपकी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए वो प्रोसेसिंग करने का काम करता है। दूसरा हो गया सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड वो माइंड है जो आपको गाइड करता है आपकी जीवन के अंदर आपके गोल को अचीव करने के लिए। तो सबकॉन्शियस माइंड एक गोल अचीविंग मैकेनिज्म है जिसका काम है आपके सपनों को पूरा करना का। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए, वो कहता है बताइए जी क्या हुक्म है मेरे आका। तो जो आका कहेंगे सबकॉन्शियस माइंड वही आपको लाइफ के अंदर लेकर आने का काम करता है। बिल्कुल। सबकॉन्शियस माइंड एक गोल अचीविंग मैकेनिज्म है। कॉन्शियस माइंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज द बीटा फ्रीक्वेंसीज। कॉन्शियसली जब आप एक्टिव होते हो तो आपके ब्रेन में 14 हर्ट्ज पर सेकंड से लेकर 21 हर्ट्ज पर सेकंड तक थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं। सेकंड फ्रीक्वेंसी इज दी अल्फा फ्रीक्वेंसी, जहां पर 7 थॉट से लेकर 14 थॉट्स आते हैं पर सेकंड। और फिर आती है आपकी थीटा फ्रीक्वेंसी, डेट वहां पर आपके जो थॉट आते हैं वो आते हैं 4 हर्ट्ज से लेकर 7 हर्ट्ज पर सेकंड तक। ओके। तो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जब आप हिप्नोटाइज करते हैं, मैं हालांकि अभी तो नहीं करूंगा लेकिन आई कैन हिप्नोटाइज यू। ठीक है, ओके। हाँ मैं आपको हिप्नोटाइज कर सकता हूँ। तो ऑफ कैमरा करते हैं। हाँ, ऑफ कैमरा कर दूंगा। ठीक है, ओके। तो जब हिप्नोटाइज किया जाता है तो वो अल्फा फ्रिक्वेंसी के अंदर ही किया जाता है। ठीक है, जब आप कंट्रोल ले लेते हैं किसी और का और आपका कंट्रोल आपके ऊपर नहीं रहता है।
जो सबकॉन्शियस माइंड की फ्रीक्वेंसी है वो सोने से 15 मिनट पहले होती है, और सोकर जब उठते हैं तब 15 मिनट पहले बात जो रहती है। तो उस समय पर अगर आप अफर्मेशंस करेंगे या मैनिफेस्टेशन करेंगे या लॉ ऑफ अट्रैक्शन करेंगे, तो ईजिली आप सबकॉन्शियस माइंड को फीड कर सकते हैं, क्योंकि आपका ब्रेन उतना एक्टिवली नहीं होता। तो अक्सर आपने सुना होगा कि अभी सोकर उठाऊं, प्लीज अभी मुझसे बात मत करो। आप स्लीपीनेस में होते हैं, आपका राइट। ब्रेन पूरी तरीके से एक्टिव नहीं होता है, कॉन्शियसली एक्टिव नहीं होता है। उसका रीजन ये होता है क्योंकि आप जब सोने जाते हैं तो ब्रेन सबसे पहला जो काम करता है, हम्म। आपके सेंसेस को शट डाउन करने का काम करेगा। जब आप बेड पर लेटते हैं 15 मिनट के लिए, तो ब्रेन उस समय पे क्या कर रहा है, आपके 5 सेंसेस को शट डाउन कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि अगर वो शट डाउन नहीं करेगा तो आपका ब्रेन तो डाटा कलेक्ट करता रहेगा, नींद में जाएगा ही नहीं। तो प्रोसेस करता रहेगा, तो स्लीप में जाएगा कैसे? बिल्कुल। तो वो 15 मिनट उसको चाहिए होते हैं, किसके लिए? सेंसेस को शट डाउन करने के लिए। उस समय थॉट फ्रीक्वेंसी कम होती है, और उस मोमेंट में अगर आप कोई भी अफर्मेशंस मैनिफेस्टेशन करेंगे तो इजीली सबकॉन्शियस माइंड के अंदर फीड हो सकते हैं। ओके, राइट। तभी लोग कहते हैं कि रात में सोने से पहले आप राइट। मैनिफेस्ट कर हाँ सकते हो, हाँ। विजुलाइज कर सकते हो चीज़ों को। तो और रात को जब सोने जाएं तो लॉजिकल चीज ना करें। कई लोग ना हिसाब लेकर बैठ जाते हैं। राइट। लॉजिकल काम करने से आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होगी, क्योंकि लॉजिकल जब आप करेंगे तो माइंड एक्टिव हो जाएगा। ओके, सो इसमें आपने जैसे एक चीज़ बताई थी, एनएलपी होता है बेसिकली, इसमें आप ट्रेन करते हो अपने सबकॉन्शियस माइंड को। तो इस पे थोड़ी सी बात करते हैं कि एनएलपी काम कैसे करता है और किस तरह से हम इसे अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में। राइट। एनएलपी एक मॉडलिटी है जिसके माध्यम से आप अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम कर सकते हैं, अपने प्रोग्रामिंग को चेंज कर सकते हैं। देखिए, एनएलपी का मतलब है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। सब तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक, बहुत बिल्कुल। बड़ा टॉपिक है, लेकिन ऊपर से तो मैं दे सकता हूं कि क्या इसके अंदर होता है। एनएलपी का मतलब है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो का मतलब है हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं उसको लेकर हम बात करते हैं न्यूरोलॉजी के अंदर। लिंग्विस्टिक के अंदर आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के अंदर 3 लेवल हो गए: कम्युनिकेशन विद योर सेल्फ, कम्युनिकेशन विद द वर्ल्ड, और कम्युनिकेशन विद द यूनिवर्स। ठीक है, कम्युनिकेशन के बिना तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, और तीसरा हो गया प्रोग्रामिंग। हमारे ब्रेन में स्पेसिफिक सेट ऑफ पैटर्न्स हैं जो डिजाइन है एक स्पेसिफिक सेट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए। मतलब आपकी लाइफ के अंदर जो भी बिहेवियर आप कर रहे हैं, जो भी एक्शन आप ले रहे हैं, जो भी रिजल्ट्स आपके जीवन में मिल रहे हैं, ये सब कुछ आउटपुट है, और ये आउटपुट ड्राइव होता है आपकी प्रोग्रामिंग से। ह्यूमन ब्रेन इज द ओनली ब्रेन इन दिस प्लैनेट जो सेल्फ रीप्रोग्रामेबल है। हम अपने ब्रेन को सेल्फ रीप्रोग्राम कर सकते हैं। नो अदर स्पीशीज कैन डू दैट। एनिमल्स के अंदर प्रोग्रामिंग नहीं होती, एनिमल्स के अंदर फिक्स पैटर्न्स और मॉड्यूल्स होते हैं। ह्यूमन ब्रेन के अंदर प्रोग्रामिंग होती है और आप उसको चेंज कर सकते हैं। आप मुझे बताइए ना, आज अगर इस प्लैनेट अर्थ पर हम डोमिनेट कर रहे हैं बाकी सारी स्पीशीज को, तो क्या है हमारे पास में? ब्रेन। आप ब्रेन ही तो है ले दे के। बिल्कुल। आप अभी चले जाओ जंगल के अंदर, शेर सामने आ गया, अभी भी आप डर जाएंगे देखकर। क्यों? क्योंकि वो आपसे ज्यादा पावरफुल है इन टर्म्स ऑफ पावर, ताकत, फिजिकल अपीयरेंस में। एलिफेंट को देखकर आप आज भी डर जाओगे। बिल्कुल। राइट। एक छोटा सा मच्छर आपकी बैंड बजा सकता है। तो ले देकर हमारे पास में क्या है? ये ब्रेन ही है जिसके कारण आज हम इस स्टेज पर हैं। राइट, अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं, वी एज अ ह्यूमन बीइंग इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीशीज ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। और अगर मैं यही चीज को और अलग तरीके से कहूं, डेट वी आर द मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीशीज बट वी आर द मोस्ट कंफ्यूज्ड वन टू ऑल्सो। ओके। आप बताओ, हम इंटेलिजेंट तो हैं लेकिन क्या हम कंफ्यूज नहीं है? बहुत बहुत सारे डाउट्स आप मुझे बताओ, एक जानवर को, एक एनिमल को ये बहुत अच्छे से पता होता है कि कब उसको अपने बच्चे को छोड़ना है। एक टाइगर को पता है कि उसको अपने बच्चे के साथ कब तक रहना है जब तक वो शिकार करना नहीं सीख रहा। यस और नो? बिल्कुल। एक चिड़िया को तब तक पता है कि अपने बच्चे को कब तक प्रोटेक्ट करना है, जब तक वो उड़ना ना सीख जब तक वो उड़ना ना सीख जाए। ठीक है, उसको पता है कि मुझे अपने बच्चे को कब छोड़ देना है। क्या हमें इंसानों को पता है ये बात? हम
शादी करा लो, इसके शादी बच्चे करा करा दो, दो, बच्चे पीछे ही करा पड़ो, दो, बच्चों की शादी करा बच्चों दो। की शादी करा दो। मतलब जब तक जान है तब तक हम अपने बच्चे को इंडिपेंडेंटली छोड़ने से डरते हैं। बिल्कुल। ठीक है, वी आर द मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीशीज। एक चिड़िया को जब वो लाइक एग देने वाली होती है, तो जब वो घोंसले का, अपने नेस्ट का क्रिएशन करती है, तो उसको ये बहुत अच्छे से क्लियर होता है कि मुझे कितना बड़ा नेस्ट बनाना है। पता होता है कितना बड़ा मुझे जगह चाहिए। हाँ, जब हम घर बनाते हैं हमें पता होता है कितना बड़ा घर चाहिए। जितना बड़ा बन सके, जितने पैसे हैं। किराए पे रहते थे तो 1 BHK मिल जाए, हाँ, 1 BHK हो गया, अरे यार छोटा छोटा पड़ बढ़ रहा रहा है अब तो 2 BHK होना चाहिए। चलो 2 BHK आ गया जनाब आपका, अब क्या होना चाहिए? 3 BHK। 3 BHK, चलो 3 BHK भी आ गया। अब विला चाहिए। अब वो विला चाहिए, विला आ गया। फिर अब चाहिए थोड़ा फार्म सा, हाउस चाहिए फार्म बड़ा हाउस सा, चाहिए बड़ा सा रहे। चलो फार्म हाउस भी आ गया। अब क्या चाहिए? चलो आइलैंड खरीद लेते हैं एक। सेटिस्फेक्शन नहीं है। अच्छी चीज है, लेकिन वी आर द मोस्ट इंटेलिजेंट बट वी आर द मोस्ट कंफ्यूज वन टू ऑल्सो। हमें पता ही नहीं हमें चाहिए क्या लाइफ के अंदर। बिल्कुल। राइट, हमें सब कुछ चाहिए लाइफ के अंदर। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग के अंदर हमारी स्पेसिफिक सेट ऑफ प्रोग्रामिंग्स हैं जो डिजाइन है आपको स्पेसिफिक सेट ऑफ आउटपुट देने के लिए। इन प्रोग्रामिंग की स्टडी को हम न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहते हैं, जो आप अपने मेंटल पैटर्न्स को समझते हैं कि कैसे काम करते हैं। तो इसके अंदर अलग अलग टाइप की चीजें आती हैं, जो कि बहुत बड़ा टॉपिक है। मतलब 2-3 महीने लग जाएंगे इस सारे टॉपिक को कवर करने के लिए। सो एनएलपी को हम अपने लाइफ में हेल्थ से कैसे रिलेट कर सकते हैं, हेल्थ से कैसे बेसिकली कनेक्ट कर सकते हैं? सपोज अगर एक कोई इंसान है, वो फिट होना चाहता है, बहुत मोटा है और उसकी वजह से उसे बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। अब वो चाहता है कि मुझे अपना वेट थोड़ा कम करना है, मुझे फिट होना है, नया साल भी आ रहा है, तो मुझे इस साल अपने आप में एक चेंज देखना है, पॉजिटिव चेंज देखना है इस ईयर के एंड तक। तो वो एनएलपी का यूज़ करके किस तरह से अपने बॉडी में फिजिकल चेंजेस ला सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, मैं कहता हूं कि हमारा जो शरीर है और हमारा जो दिमाग है, ये ना दोनों से इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आप अपने शरीर में कोई बदलाव लाएंगे तो उसका इम्पैक्ट आपके माइंड पर पड़ेगा, और आप अपने माइंड में कोई बदलाव लाएंगे तो उसका इम्पैक्ट आपके शरीर पर पड़ेगा। दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो आज आपकी बॉडी के अंदर जो भी कुछ हो रहा है, ये तो ड्राइव आपके माइंड से ही होता है ना। तो अगर आप हेल्दी होना चाहते हैं, डिजीज से फ्री होना चाहते हैं, मैं एक बहुत अच्छी लाइन दे देता हूं आपके दर्शकों को। हमारी बॉडी सिर्फ एक ही काम जानती है। अगर मैं आपकी बॉडी की बात करूं तो हमारी बॉडी सिर्फ एक ही काम जानती है, और वो एक काम पता है? वो एक काम है, आपकी बॉडी सिर्फ हील होना जानती है, इसके अलावा वो कुछ नहीं जानती। आप देख लीजिए आपकी बॉडी क्या कर रही है। जुकाम हुई, जुकाम क्या है? ये जो जुकाम होती है, म्यूकस आता है, ये क्या है? ये बैक्टीरिया आपका से। इम्यून सिस्टम ही तो है। बिल्कुल। आपकी बॉडी में कोई वायरस नोज के माध्यम से एंटर होने की कोशिश कर रहा था, और ये म्यूकस जो बाहर फेंक रही है आपकी बॉडी, ये वो वायरसेस को बाहर फेंक रही है जो आपकी बॉडी के अंदर एंटर होने की कोशिश कर रहे थे। जब आपको लूज मोशन लगते हैं तो ये लूज मोशन क्या है? बॉडी निकाल रही है जो बॉडी, चीज़ एक्सेप्ट नहीं करनी। यस, बॉडी उन वायरसेस को, बैक्टीरियाज को निकाल रही है जो शायद खाने के माध्यम से, पानी के माध्यम से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर चले गए थे। राइट, फीवर में भी ऐसे ही बॉडी गर्म करती है बॉडी को, बॉडी ताकि वो को गर्म बैक्टीरिया करती है खत्म ताकि हो वो जाए। बैक्टीरिया को किल कर दे। बिल्कुल। आपकी कोई चोट लगती है तो आपका शरीर क्या करता है? उसको हील करने का ही तो काम कर रहा है। तो हाँ। अगर मैं बोलूं आपकी बॉडी 24/7 क्या काम कर रही है? हीलिंग का। हीलिंग का। बैंड किसने बजा रखी है? हमने, दिमाग ने। हमने ही तो बैंड बजा रखी है। बिल्कुल। आज जिस तरीके का हमारा लाइफ स्टाइल है, जिस तरीके के हमारे स्लीपिंग पैटर्न्स हैं, जिस तरीके का हमारा आज फूड कंजप्शन है, उसकी तो बैंड बजा के रखी है हमने। मैं अगर हेल्थ की बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि हमारा इम्यून सिस्टम किसी भी वायरस से 1 लाख टाइम ज्यादा स्ट्रांग होता है। मतलब कोविड-19 तो कुछ भी नहीं है हमारे इम्यून सिस्टम के सामने, लेकिन कोविड-19 ने हमारी बैंड बजा कर रख दी।
क्यों? क्योंकि हमने अपनी इम्यून सिस्टम की बैंड बजा रखी है। मैं आपको बताऊं, मैं आपको ऐसी इंसाइट दे सकता हूं कि आप किसी भी डिजीज को ठीक करने की क्षमता रखते हो। आपका शरीर इतना कैपेबल है दैट इट कैन हील एनी डिजीज, इवन कैंसर। आप कैंसर तक को हील कर सकते हो, इतनी क्षमता आपके शरीर के अंदर है। इम्यून सिस्टम को पहले आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? हमारे बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो 3 तरीके का होता है। सबसे पहला इम्यून सिस्टम है जिसको हम कहते हैं बैरियर इम्यून सिस्टम। बैरियर इम्यून सिस्टम क्या है? जैसे कि हमारी स्किन है, तो स्किन अगर ये नहीं होती तो क्या होता? एक्सपोज होता हमारा पूरा अंदर का। एक्सपोज होता तो जो एयर के अंदर बैक्टीरियाज हैं वो हमारे बॉडी के अंदर जाते, सेल्स के अंदर जाते और हम बिल्कुल। बीमार हो जाते, ठीक है? तो अक्सर क्या आपने ऐसा देखा है कि अगर आपका हाथ जल जाता है, बर्न हो जाता है, तो छाला आ जाता है। बिल्कुल। ये छाला क्या है? छाला बेसिकली उसको प्रोटेक्ट करने का मैकेनिज्म है। ये एक आर्टिफिशियल स्किन है जो आपकी बॉडी ने प्रोड्यूस कर दी तुरंत। ओके। क्यों प्रोड्यूस कर दी? ताकि वहां पे पानी रहे उस चीज वहां को। पर कोई बैक्टीरिया या वायरस उस जगह से एंटर ना हो जाए, वहां पे वो भी हो जाता है, पानी भी आ जाता है। पानी भी आ जाता है। राइट राइट। तो ये आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम है। दिस इज नॉट डिजीज। ओके ठीक है। जुकाम होना गलत बात नहीं है, खांसी होना गलत बात नहीं है, फीवर होना गलत बात नहीं है। इसका मतलब आपका इम्यून सिस्टम राइट काम कर रहा है। ओके। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आज हमें हर चीज चुटकियों के अंदर चाहिए। आज मेडिसिन का एडवर्टीजमेंट भी आप देखिए ना, एसिडिटी दूर करें मात्र कुछ सेकंड में, राइट? आप सर का दर्द दूर करें इतने सेकंड में। तो आज जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं या मेडिसिन हैं, उनका एडवर्टीजमेंट किस तरीके से हो रहा है? हर चीज तो तुरंत चाहिए आपको। बिल्कुल। तो आपने बॉडी को लड़ने का तो मौका ही नहीं दिया ना। आप खुद ही बोल रहे हो कि नहीं, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं, मैं संभाल लूंगा। तो आपने क्या किया? आप तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके घर के अंदर कोई हथियार है या कोई चाकू है, अब आप उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, तो जंग तो आएगी उसके अंदर, खराब तो वो हो गई। बिल्कुल। तो पहला इम्यून सिस्टम है बैरियर इम्यून सिस्टम। दूसरा इम्यून सिस्टम है इनएट इम्यून सिस्टम। इन मतलब अंदर, एट मतलब पहले से, वो हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है। और ये 2 इम्यून सिस्टम सारी स्पीशीज के अंदर होते हैं। और तीसरा सबसे खास इम्यून सिस्टम है जिसको हम कहते हैं एडाप्टिव इम्यून सिस्टम। एडाप्टिव इम्यून सिस्टम आपको सिर्फ उन स्पीशीज के अंदर देखने को मिलेगा जिनके अंदर स्केलेटन होता है, ठीक है? तो हमें ह्यूमन के अंदर ये है। ये कैसे डिफरेंट है? इनेट में बैरियर के अंदर एक ही फंडा है, सी एंड किल। मतलब इसको एक ही ऑर्डर है कि किसी भी वायरस को देखो और मारना शुरू कर दो। जैसे कि हमारे बीएसएफ के जवान बॉर्डर के बाहर तैनात खड़े हैं, हाँ। कोई भी आएगा अगर घुसने की कोशिश करेगा, क्या करेंगे? मारो, सीधा मार दो, गोली मारो। सी एंड किल वाला ऑर्डर है। हाँ। लेकिन एडाप्टिव के साथ ऐसा नहीं है। एडाप्टिव इम्यून सिस्टम क्यों यूनिक है और क्यों अलग है, क्यों हमें अलग बनाता है? क्योंकि इसके साथ एक फंडा और है, सी टेक फोटो, टेक रिकॉर्ड एंड देन किल। ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर कोई भी वायरस आया, सपोज करो कोविड-19 आया, तो कोविड-19 को मारने से पहले इसका सारा रिकॉर्ड ले लो। किस तरह का है, किस तरह का है, किस तरीके से मरेगा, किस तरीके से तुमने मारा। और हमारी एडाप्टिव इम्यून सिस्टम क्या बनाता है? एंटीबॉडीज बनाता है। तो जब एंटीबॉडीज बनाई उसको किल करने के लिए, तो उसने उसका पूरा डाटा ले लिया और ये अपने पास स्टोर करके रख लिया। अब फ्यूचर में अगर कोई भी वायरस आएगा तो ये क्या करेगा? ये उसका रेफरेंस निकालेगा कि पहले कैसे मारा था। तो आप देखिए कि बहुत सारी वैक्सीनेशंस ड्राइव चलती हैं, राइट? ठीक है? और कोविड-19 की वैक्सीनेशन भी वैक्सीनेशन नहीं, कोई दवाई नहीं है, वो एक्चुअली में कोविड-19 वायरस ही है जो आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया गया है कंट्रोल मैनर के अंदर। कोई दवाई हील नहीं करती है आपको, आपका शरीर ही तो हील कर रहा है। बॉडी सबसे बड़ा हीलर है। बॉडी ही एंटीबायोटिक बनाती है और कोई नहीं बनाता, आप ही का शरीर बनाता है। जिस दिन ये बनाना बंद कर देगा, कोई दवाई काम नहीं करेगी आपके ऊपर, बिल्कुल। राइट? और हम गलती क्या कर रहे हैं? हम जाके मेडिकल स्टोर से हर छोटी से छोटी चीज के लिए क्या खाना शुरू कर देते हैं? एंटीबायोटिक खाना शुरू कर देते हैं। वो सबसे हार्मफुल है हमारे शरीर के लिए, क्योंकि आप अपने शरीर को बनाने ही नहीं दे रहे, उसको मौका ही नहीं दे रहे हैं। तो जो ये एडाप्टिव इम्यून सिस्टम है, ये थोड़ा सा खास है, ये थोड़ा सा यूनिक है और ये मारता भी है, उसकी फोटो भी रखता है और उसका रिकॉर्ड भी रखता है। तो अगर आप एक हेल्दी लाइफ चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि न्यू ईयर पर या नए साल पर मैं अपना वजन कम करूं या अपनी हेल्दी लाइफ करूं, मैं अगर अच्छा जीवन, हेल्दी जीवन में चाहता हूं, तो आप एक लाइन है जो लेकर जाइए। बहुत सारी लाइन्स हैं आज। हाँ, अच्छी बहुत सारी लाइन्स हैं। एक लाइन है जो मैं हमेशा कहता हूँ और मैं कहता हूँ, योर बॉडी इज हेल्दी व्हेन इट इज मूविंग।
आपका शरीर तब स्वस्थ रहता है जब वो चलता है, एंड योर माइंड इज हेल्दी व्हेन इट इज स्टिल। आपका दिमाग कब हेल्दी है ठहरा हुआ है, और शरीर कब स्टेबल हेल्दी होना है? चाहिए जब मूव कर जब रहा है। मूव कर रहा है। लेकिन हो क्या रहा है आजकल? उल्टा हो रहा है, दिमाग घूम रहा है इधर उधर, क्या करूं क्या ना करूं, ओवर थिंकिंग, और शरीर आपका बैठा है, बैठ के आप चिप्स खा रहे चिप्स खा रहे हो, राइट? हो। राइट। जब तक ये ठीक नहीं होगा, आप हेल्दी नहीं हो सकते, आप स्वस्थ नहीं हो सकते। आज जो डिजीजेस हैं, राइट, चाहे हम, आप देखिए बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, मेडिकल साइंस ने क्या तरक्की कर ली है, बिल्कुल। ठीक है, अरबों खरबों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं मेडिसिन के अंदर, दैट इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी तरक्की है। लेकिन मेडिकल साइंस का रोल तब शुरू होता है जब आपके शरीर में बीमारी आ चुकी होती है। ऐसा तो नहीं है ना कि आप डॉक्टर के पास जाओ, बोलो डॉक्टर साहब बड़ा हेल्दी हूँ, कुछ दवाई दे दो। डॉक्टर का रोल कब शुरू होगा? जब डिजीज आ जाएगी। उससे उससे पहले डॉक्टर का रोल नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, पुलिस का रोल कब शुरू है? जब क्राइम होगा। जब क्राइम हुआ ही नहीं तो पुलिस का क्या रोल है? तो मेडिकल साइंस कितनी भी तरक्की कर ले, आप इसको इस तरीके से समझिए, मैं और सरलता से समझाता हूँ, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम ग्राउंड फ्लोर पे हैं और एक बगल में तीसरे 3 माले की बिल्डिंग है, और उस 3 माले की बिल्डिंग से कोई अंडे फेंक रहा है, एग फेंक रहा है, और आप देख रहे हैं एग गिर रहे हैं ऊपर से। आप क्या करेंगे? चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि यार पकड़ते हैं इनको, ठीक है। तो आप एक एग पकड़ने की कोशिश करेंगे, 2 पकड़ने की कोशिश करेंगे, 3 पकड़ने की कोशिश करेंगे, आप कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन कुछ तो अंडे ऐसे हैं जो आपके हाथ से छूटेंगे और नीचे गिर जाएंगे। डॉक्टर्स क्या हैं? डॉक्टर्स समझ लीजिए वो नीचे खड़े हैं जो ऊपर से एग गिर रहे हैं। मानो कोई हार्ट अटैक आया तो तुरंत हॉस्पिटल गया, ये क्या है? ये एक अंडा है। बिल्कुल। अब डॉक्टर क्या है? लगा है उसको बचाने में, इधर बचा रहा है, उधर बचा रहा है, इधर बचा रहा है, बचा रहा है। लेकिन आप मुझे बताओ, इतनी मेडिकल साइंस ने तरक्की कर ली है, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, हर दिन टर्नओवर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, बिल्कुल। इंडस्ट्री बड़ी होती चले जा रही है, दवाइयां बन रही हैं, तो कोई तो इसको इस्तेमाल कर ही रहा है ना। उनके भी टारगेट्स होते हैं, एमआर के टारगेट्स होते हैं बिल्कुल। कि इतना टर्नओवर तुम्हें करके देना है, कंपनी का टर्नओवर बढ़ाना है। फार्मास्यूटिकल कंपनी का भी तो टर्नओवर बढ़ने का टारगेट होगा ना, बिजनेस कि है। तो अगर वो बढ़ाना है तो कोई तो मरीज होगा, जो मरीज बढ़ेंगे तभी तो मेडिसिन बढ़ेंगी। तो आप मुझे बताओ, पेशेंट क्या कम हो रहे हैं? बढ़ ही रहे हैं। हार्ट अटैक क्या कम होता चला जा रहा है? नहीं। आप जब तक ये ऊपर जाकर जो अंडे फेंकने वाला काम हो रहा है उसे रोको। उसको रोकोगे नहीं, कुछ भी ठीक नहीं होगा। कितना बचा लोगे आप? कितनों को बचा लोगे? तो आपको उस डिजीज के रूट कॉज तक जाना पड़ेगा कि डिजीज का फॉर्मेशन आपके शरीर में होता क्यों है, राइट। मैं एक इंसाइट आपको दे देता हूं। दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा लोग जीते हैं दुनिया के अंदर, वर्ल्ड में, उसको हम लॉन्जिविटी कहते हैं। लॉन्जिविटी का मतलब है, लॉन्जिविटी एक नया वर्ड है जो मैं आपको दे देता हूँ। लॉन्जिविटी का मतलब है कि आप कितना लंबा जिए और कितना हेल्दी जिए। दो, लॉन्जिविटी के अंदर 2 चीज़ें आती हैं। लॉन्जिविटी के अंदर एक है आपका हेल्थ स्पैम और एक है आपका लाइफ स्पैम। लाइफ स्पैम का मतलब है कितने साल जिए। 80 साल जिए, सपोज करिए आप 80 साल जिए, ठीक है। तो इस 80 साल के अंदर आप कितने साल हेल्दी जिए। हेल्दी जीने का मतलब क्या है? हेल्दी जीने का मतलब है आप डिजीज के बिना जिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपको 60 साल की एज में या 40 साल की एज में डायबिटीज हो गई, आप जिए तो 70 साल, लेकिन इंसुलिन लगा लगा कर जिए। बिल्कुल। तो लॉन्जिविटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप कितना लंबा जीते हैं। आज की तारीख में पता है क्या हो गया है? हम डेथ को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं दवाओं के थ्रू। दवाओं के थ्रू, मेडिसिन के थ्रू। आप जिंदा तो हैं, लेकिन क्या आप हेल्दी लाइफ जिए हैं? लॉन्जिविटी का मतलब क्या है कि दुनिया में जो लाइफ स्पैम है और हेल्थ स्पैम है, मतलब लंबा जीने के साथ हेल्दी जीवन जो आप जी रहे हैं, ठीक है। मतलब आखिरी के 10 साल आपके ऐसे नहीं होने चाहिए ना जो मेडिसिन पर जाएं। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो लाइफ स्पैम है वो जापान के अंदर है। जापान में कभी आपने देखा जापानी को मोटा पेट निकला हुआ है? रेयरली आप देखेंगे कि जापानीज मोटे हैं, उनका लाइफ स्पैन सबसे ज्यादा है। 1974 के अंदर वहाँ के साइंटिस्ट ने रिसर्च करी कि जापान के अंदर जो लोग सबसे ज़्यादा जीते हैं या जिए हैं वो कौन से एरिया के अंदर जिए हैं। उस एरिया को मैप किया गया और उस एरिया को ब्लू जोन करके घोषित किया गया। उस एरिया को ये नोटिस किया, देखिए डाइट तो इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल।
लेकिन ऐसी क्या चीज़ है जिसके कारण आपकी जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ जाए, मतलब आपकी उम्र बढ़ना रुक जाए, आप लंबा जी सकें और जवान जी सकें, ठीक है? तो वहाँ पर ये पता चला कि उस एरिया का जो पानी है, वो आयनाइज़्ड वाटर है, उसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की मात्रा बेहद ही ज़्यादा है। आज जापान के अंदर हर घर के अंदर हाइड्रोजन और आयनाइज़्ड वाटर को कंज़्यूम किया जाता है, जिससे जापान की जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ गई है। अब ये हाइड्रोजन का क्या रोल है, ठीक है? तो देखिए, आपकी हेल्थ स्पैन को बढ़ाने के लिए, लाइफ स्पैन को बढ़ाने के लिए आपको फ्री रेडिकल थ्योरी को समझना बहुत ज़रूरी है। फ्री रेडिकल थ्योरी का मतलब क्या है? आप ऐसा समझ लीजिए कि आपकी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है? आप खाना खाते हैं, खाना पेट में जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, माइक्रो बैक्टीरिया उसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, वो एनर्जी एटीपी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और मिलकर बनाती है, तो उसमें एक हाँ। फ्री रेडिकल बनता है। और ये फ्री रेडिकल क्या है? ये फ्री रेडिकल आपके गुड सेल्स से, आप समझ लीजिए फ्री रेडिकल एक चोर है। एक क्लासरूम है और एक क्लासरूम के अंदर एक बच्चा है जो अपनी किताब नहीं लाया या अपना पेन नहीं लाया। अब ये क्या करेगा? दूसरों की ये किताबें दूसरों की चुराएगा। किताब आएगा, भाई मेरे को किताब दे दे। हाँ। तो ये क्या करता है? ये आपके अच्छे सेल्स से आयंस लेने की कोशिश करता है, लेने की कोशिश करता है, राइट? तो ये क्या करता है? डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है आपकी बॉडी के अंदर। तो जब एक्स्ट्रा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होता है या एंटीऑक्सीडेंट जब आपकी बॉडी में जाते हैं, तो ये इस फ्री रेडिकल को अपना रेडिकल दे देते हैं। मानो ऐसा समझ लो, जो एक बच्चा क्लास में और है, वो कहता है जी दूसरों को डिस्टर्ब मत कर, मेरे पास एक्स्ट्रा पेन है, राइट। तू मुझसे ले ले, शांत हो जा, हुरदंग मत काट। तो ये उस एक्स्ट्रा जो एलिमेंट है उसको शांत करने का काम करता है। तो अगर आप चाहते हैं ना हेल्दी लाइफ को जीना, लोग बोलते हैं हार्ट अटैक आते हैं कोलेस्ट्रॉल के कारण, गलत। हार्ट अटैक कोलेस्ट्रॉल के कारण नहीं आता है, हार्ट अटैक आपकी फ्री रेडिकल के कारण आता है। आपकी बॉडी के अंदर जितना ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट आप फीड करेंगे, उतना हेल्दी जिंदगी को आप जीने वाले हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट क्या है? मानिए विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन बी 12 एक एंटीऑक्सीडेंट है। सर विटामिन मतलब कहाँ से हम एंटीऑक्सीडेंट ले सकते हैं? तो मैं आपके शो पर बता देता हूँ। एक ऐसी चीज़, एक ऐसी बेरी जो दुनिया की हर बीमारी को ठीक करने की क्षमता रखती है। ओके। मैं साइंटिफिकली रिसर्च पेपर के माध्यम से बता रहा हूँ, बहुत लोग इसको नहीं जानते हैं। मतलब एक ऐसी वंडर बेरी, मैरेकल बेरी जिसको कहते हैं, जो दुनिया की इस धरती पर जितनी भी बीमारी हैं उसको ठीक करने की क्षमता रखती है, अकलौती। आंवला को हमारे नॉर्थ में सबसे बड़ा विटामिन सी का सोर्स माना गया है। आंवला से भी 80 गुना ज्यादा विटामिन सी है उसमें, ओके। 80 टाइम्स मोर विटामिन सी है, रिसर्च पेपर ये कहते हैं। उसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट एजेंसी, जो उसकी टेंडेंसी है, वो जो उसकी ऑरेक वैल्यू है, ठीक है, वो लगभग 1,25,000 उसकी ऑरेक वैल्यू है, ठीक है। और उस वंडर वैली को कहते हैं सी बकथॉर्न, SEABUCKTHORN, सी बकथॉर्न। कोई भी अमेजोन पर जाकर सर्च करेगा सी बकथॉर्न या गूगल पे करेगा, उसको मिल जाएगा, ओके। ठीक है। सी बकथॉर्न हमारे देश में मेजर जो पाया जाता है वो लद्दाख के अंदर पाया जाता है, क्योंकि उसको ग्रो होने के लिए, उसको जंगल बेरी कहते हैं, -40 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए होता है। ओके। और सिर्फ 1 महीने की फसल उसकी आती है, बाकी का हिस्सा चाइना के अंदर होता है, राइट। तो सी बकथॉर्न एक जंगल बेरी है जिसकी पत्तियां भी काम की हैं, जिसका बीज भी काम का है, जिसकी बेरी भी काम की है। और ये हर एक डिजीज को ठीक करने की क्षमता रखती है, क्योंकि इसके अंदर भारी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट है। जो इसको कंज्यूम करेगा, कभी भी जीवन के अंदर उसको कैंसर नहीं हो सकता, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट बहुत बड़ी मात्रा में। कैंसर होता ही जब आपकी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट नहीं बन रहा है, फ्री रेडिकल्स नहीं आ रहे हैं, तो आपको कैंसर होगा। विटामिन सी आंवला से भी ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। ओके। तो सी बकथॉर्न का सेवन करने से आपकी कोई भी बीमारी जो आपके शरीर में है उसको आप हील कर सकते हैं, राइट। तो सी बकथॉर्न जूस कर आप सर्च कर सकते हैं। और मेरी तो खुद की कंपनी है आयुज़ेरा। आप अमेजोन पर जाके आयुज़ेरा सी बकथॉर्न जूस सर्च करेंगे, आपको ढेरों सारे जूस मिल जाएंगे। प्योर कंसंट्रेटेड पल्प जूस है, आप उसको ले सकते हैं। और आपके बिल्कुल। दर्शकों के लिए मैं आपका स्पेशल डिस्काउंट कूपन भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल देना, दे कैन बिल्कुल, ऑर्डर मैं इट। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगा। सो अगर आपको ट्राई करना है, एक बार ट्राई तो बनता ही है, ट्राई करके देख सकते हो कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं आपको।
और आई थिंक इसका इम्पैक्ट भी दिखना शुरू ही हो जाता होगा, इम्यूनिटी अगर आपकी स्ट्रांग होगी तो डेफिनेटली ये जो कोल्ड और कफ आपको जल्दी जल्दी होते हैं इतने पॉल्यूशन में, वो बिल्कुल चीज़ 100% सही होंगे नहीं। ही नहीं। आपको खुद डिफरेंस फील होना शुरू हो जाएगा कि जो कफ खांसी जुकाम इम्यूनिटी वीक होना ये 1 महीने के अंदर दिखना शुरू हो जाएगा। ऐसे रिजल्ट्स हमारे पास खुद है, मैं तो खुद ही कंज्यूम करता हूँ, मेरे पूरी फैमिली कंज्यूम करती है। ओके, बहुत आप गूगल करेंगे यूट्यूब करेंगे तो बाबा रामदेव की, नरेंद्र मोदी जी की, प्राइम मिनिस्टर की बहुत सारी ओके। वीडियोस मिल जाएंगी इसके ऊपर। ये काफ़ी अंडररेटेड है, मुझे हाँ लगता है इस हाँ पे बात होनी चाहिए, राइट? हाँ, इस पे बात होनी चाहिए और हम इस पे बात कर भी रहे हैं आज। बिल्कुल, अवेयरनेस हम फैला रहे हैं इसको लेकर। बहुत ही बिल्कुल। अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। एक चीज़ और आती है, सेल्फ डाउट। हम्म जैसे आपने बताया कि आपको हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, आपको हायर वाइब्रेशन में रहना है। सपोज अगर आपको लाइफ में कोई चीज़ चाहिए, गोल आप कुछ अचीव करना चाहते हो, एक तो उसे अट्रैक्ट करना शुरू करो, उसके बारे में सोचना शुरू करो और वैसा फील करना शुरू करो। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम फील नहीं कर पाते हैं। मुझे चाहिए 2 सीटर फरारी। अब मेरा दिमाग, लॉजिकल दिमाग हमेशा मुझे रोकेगा कि यार तेरी सैलरी कितनी है, कहाँ खरीद पाएगा यार, वो 2 करोड़ की गाड़ी है, तेरा 1 करोड़ भी पैकेज नहीं है और तू गाड़ी कैसे 2 करोड़ की ले लेगा। तो हम सेल्फ डाउट को कैसे ख़त्म कर सकते हैं और अपने अंदर के बिलीफ को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में हम सेल्फ डाउट को क्रिटिक कहते हैं। ठीक है, सेल्फ डाउट डाउट क्या है? क्रिटिक है। आप इसको बहुत सरल तरीके से समझाऊं? हम्म, आप इसको इस तरीके से समझिए कि DDLJ मूवी आपने देखी है, दिल वाले दुल्हनिया ले ले जाएंगे। जाएंगे। उस मूवी के अंदर एक है शाहरुख खान, एक है काजोल और एक है आपके अमरीश पुरी, उनके फादर। शाहरुख खान कौन है? शाहरुख खान है जी हम मतलब जिसका एक ड्रीम है कि मुझे फरारी लेनी है, लंबोर्गिनी लेनी है या 1,000 करोड़ की कंपनी बनानी है। ठीक है, बिल्कुल। ये आपका ड्रीम है। ड्रीम क्या हो गया? ड्रीम हो गई आपकी काजोल। ठीक है, फरारी क्या है? लाइक काजोल। आपका सपना क्या है? आपकी गर्लफ्रेंड समझ लो। ठीक है, और बीच में है ये आपका सेल्फ डाउट, जिसको हम कहते हैं क्रिटिक। आपके अंदर की वो आवाज़ जो आपको हमेशा आपके सामने एक सवाल ले लेकर खड़ी हो जाएगी। आपने सोचा फरारी लेनी है, वो कहेगा तू फरारी लेगा? तेरे खानदान में ली है किसी ने आज तक? इसके अपने सवाल हैं, अपने लॉजिक हैं। सर ऐसा क्यों है कि ये सेल्फ डाउट हमेशा हमारे सामने आता है? सेल्फ डाउट इज नॉट नेगेटिव, सेल्फ डाउट इज नेसेसरी। ओके। ये ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप जब कोई सपना लेते हैं, ड्रीम लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने ड्रीम लिया फरारी लेने का और आप नहीं ले पाए, तो क्या आपको दुख होगा? आपने सपना लिया मेरे को वर्ल्ड चैंपियन बनना है चेस का, नहीं बन पाए, दुख होगा? वर्ल्ड कप जीतना है, नहीं जीत पाए, दुख होगा? चंद्रयान गया नहीं, पहला अटेम्प्ट हुआ हमारा, दुख हुआ? ये पेन होता है जब आप कोई भी गोल को अचीव नहीं कर पाते, हर्ट आपको होता है। ठीक है, और यूनिवर्स नहीं चाहता, नेचर नहीं चाहता कि आपको दुख हो, इसलिए आपके अंदर ये सेल्फ डाउट वाली फीलिंग डाली गई है ताकि कुछ ऐसा सपना ना ले लें आप जो पूरा ही नहीं कर पाए। तो ये जो आपके इनर वॉइस है जिसको आप सेल्फ डाउट कह रहे हो, इसको आपको सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। तो पूरी मूवी में आप बताओ, DDLJ मूवी में पूरी हुआ क्या है? वो ट्राई करते हैं उससे शादी करने का, पूरी मूवी में शाहरुख खान कर क्या रहा है? कन्विंस करने की कोशिश, किसको कन्विंस करने की कोशिश? बेटी पापा दोनों को। बेटी तो कन्विंस ही थी। हाँ, मतलब पापा को बेटी मेजरली। तो कन्विंस ही थी, हाँ, तभी उसके घर जाके रुका वो। लेकिन बेटी को डाउट था, पापा नहीं मानेंगे। पापा को डाउट था कि ये लड़का सही नहीं है। ओके, ठीक है। ठीक है, ये लड़का आवारा है, ये लड़का बिगड़ा हुआ है, इसके हाथ में अपनी बेटी का हाथ दे दूंगा तो पता नहीं खुश रख पाएगा नहीं रख पाएगा, इससे प्यार करता भी है कि नहीं करता है। ठीक है, बहुत सारे सवाल होते हैं उसके। तो पूरी मूवी में शाहरुख खान क्या कर रहा है? उनके सवालों को सेटिस्फाइड करने की कोशिश कर रहा है कि आप अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन वो ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि डोंट डाउट, मैं पक्का इसका ख्याल रखूंगा। और एंड में आके क्या कहते हैं फिर वो? जा जा जी ले, सिमरन जी जा ले जी अपनी ले अपनी जिंदगी। जिंदगी। ठीक है, तो जब तक आप अपने उस इनर सेल्फ डाउट को लॉजिकली सेटिस्फाइड नहीं करेंगे, वो कभी भी आपको लाकर नहीं देगा आपका सपना। ठीक है, ऊपर से तो आप कह देंगे कि मेरे को फरारी चाहिए, लेकिन लॉजिकली कैलकुलेशन आपके पास होनी चाहिए कि हाउ यू विल गोइंग टू अचीव दैट थिंग। तो आपको सेटिस्फाइड तो करना ही पड़ेगा, उसको प्लानिंग तो करनी ही पड़ेगी। वो एक अलग टॉपिक है, फिर गोल प्लानिंग एक अलग टॉपिक है। मैं आपको फिर वो अलग टॉपिक चला जाएगा, कैसे गोल प्लान करें, कैसे उसको अचीव करें, कैसे उसको ट्रैक करें, फिर वो अलग एक टॉपिक हो जाता है। बिल्कुल। तो उसमें एक चीज़ काफ़ी अच्छी आपने बताई कि आपको आपका इनर डाउट जो भी है, अगर आपको चीज़ों पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि आज सपोज़ आपने सोच लिया आपको फरारी खरीदनी है
और आपके पास अभी पैसे नहीं है, तो आपका जो लॉजिकल माइंड है कहेगा भाई थोड़ा कमा पहले, तरीके सोच के किस तरह से तू कमा सकता है, और उसे सेटिस्फाइड करने के लिए आपको कमाना पड़ेगा पैसे। आपको कई सारे रास्ते दिखेंगे कि मैं यहाँ, ये मेरा अर्निंग सोर्स हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। 10 जगह जब आपने अपना हाथ पैर घुसा दिया, वहाँ पे आप अपना लगा रहे हो, अपना पूरा जोर लगा रहे हो, और वहाँ से आपको पॉसिबिलिटी भी दिख रही है कि हाँ वहाँ से पैसे आ सकते हैं, तो फिर आपको वो जो सेल्फ डाउट था वो कहीं कहीं सेटिस्फाइड होना शुरू हो जाएगा कि यार ठीक है, ये बंदा काम कर रहा है, हो सकता है यार फरारी 4 साल में आ सकती है मेरी, क्योंकि मैंने यूट्यूब भी शुरू किया है, तो वो अगर मोनेटाइज हो गया, 1 मिलियन मेरे हो गए 2 साल में, तो वो हो जाएगा काम। मैंने अपना एक एजेंसी भी स्टार्ट की है, वहाँ भी मैं काम कर रहा हूँ, वहाँ से भी अगर हमारा टर्नओवर बढ़ेगा तो वहाँ से भी पैसे आएंगे। तो मल्टीपल डायरेक्शन में मैंने काम करना शुरू कर दिया, एक्शन लेना शुरू कर दिया है। तो आई थिंक सेल्फ डाउट अगर आप थोड़ा पॉजिटिवली लोगे उसको, तो आप उस पर एक्शन के लिए आपको बेसिकली वो फोकस करवाता है, एक्शन के लिए राइट, आपको डायरेक्शन देता है। राइट। इसको इस तरीके से समझ लीजिए और एग्जाम्पल से समझाता हूँ। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, मेरे पास स्कूटी है या मेरे पास बाइक है और मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है, या मेरे पास कार है सपोज करो, और मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है और मैं रात को निकल रहा हूँ, तो क्या मेरी कार की जो हेडलाइट है वो मुझे मुंबई तक का रास्ता दिखा रही है? थोड़ा दूर। तो जब मुंबई का रास्ता मुझे दिख नहीं रहा तो मैं घर से निकल क्यों रहा हूँ? आपकी हेडलाइट सिर्फ कुछ मीटर तक रास्ता दिखाती है, और आप जब कुछ मीटर को कवर करते हैं तो फिर वो आगे का कुछ मीटर दिखाती है, फिर आप कुछ मीटर कवर करते हैं, फिर वो आगे का दिखाती है। अगर आप ये सोच लें कि जब तक मुंबई तक का पूरा रास्ता मुझे क्लियर नहीं दिखेगा मैं घर से नहीं निकलूंगा, तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं। तो आपको कितना डायरेक्शन पर फोकस करना है? आपको फोकस करना है उस सिर्फ कुछ मीटर पर। इसलिए मैं कहता हूं 1 स्टेप एट अ टाइम, एक बार में एक कदम पर फोकस करें। दूसरा कदम क्या लेना है उसकी ज्यादा चिंता मत करें, दूसरा कदम खुद ब खुद मिलता चला जाएगा। राइट? तो पॉसिबिलिटीज, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी सही है, आपकी वाइब्रेशन सही है, तो ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटीज आपके सामने खुलती चली जाएंगी, चीजें खुद ब खुद आती चली जाएंगी और अपॉर्चुनिटीज आपके पास आती चली जाएंगी। तो ये मत सोचिए कि मैं कहाँ से शुरू करूं। आपको जो भी नजर आता है, जहां भी नजर आता है, आप एटलीस्ट शुरू कर दीजिए। डोंट वेट फॉर द परफेक्ट टाइम बिल्कुल। कि जब ये चीज़ें परफेक्ट होंगी होंगी तब तो मैं मैं शुरू करूँगा। करूंगा। आप कर दीजिए, परफेक्ट खुद ब खुद चीज़ें होती चली जाएंगी। राइट? तो हम्म। गोल अचीव करने के लिए मैं कहता हूँ फोकस ऑन दी फर्स्ट स्टेप। हम्म। पहले स्टेप पर फोकस करिए और उसको कंप्लीट करिए और फिर अगले स्टेप की तरफ जाइए। ठीक है? यही मतलब सफलता क्या है? सफलता एक जर्नी है, कभी भी डेस्टिनेशन नहीं है। बिल्कुल। ठीक है? सफलता तो सिर्फ एक जर्नी है। एक एक चीज़ को अचीव करेंगे, दूसरा करना है, दूसरा को अचीव करेंगे, तीसरा करना है। वो जर्नी है, कभी डेस्टिनेशन नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं ये कर कर मैं खुश होऊंगा, कर कर कभी खुशी नहीं मिलती, करने के प्रोसेस में खुशी मिलती है। वर्ल्ड कप जीत गया तो खुशी मिलेगी, जीत कर नहीं मिलती, जीतने की प्रक्रिया में खुशी मिलती है। ये चीज़ आपने काफ़ी अच्छी बोली। जैसे होता क्या है, जो आपका गोल होगा, जो जिसे आप मे बी सक्सेस कंसीडर करते हो, सपोज एक इंसान है, उसे एवरेस्ट चढ़ना है, एवरेस्ट के पीक पे हो जाता है, सिर्फ 15 मिनट के लिए कितनी रहता देर है। के लिए रहता है? बट वो जो प्रोसेस होता है ना, प्रोसेस होता है। 4 साल 5 साल पता नहीं कितने टाइम से, बचपन से उसका एक सपना था जिसके लिए वो तैयारी कर रहा था, वो सड़क पे भाग रहा है बैग बांध के पीठ पे। एक निव्स दाई उनकी स्टोरी है 14 पीक्स करके, नेटफ्लिक्स पे बहुत अच्छी है। उसमें उनकी प्रैक्टिस दिखाई थी कि उन्हें 14 पीक्स हैं जो एवरेस्ट के अराउंड हैं, जो एवरेस्ट के हाइट पे 8,000 फीट से 8,000 मीटर से आई थिंक ज़्यादा जितनी भी हैं, 14 पीक्स हैं। उन्हें उनका सपना था कि मुझे इसे 6 महीने में पूरा करना है। सब क्या पागल है, हो नहीं पाएगा, क्योंकि पिछला रिकॉर्ड शायद 11 साल का था या कुछ था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है नंबर। तो उन्होंने क्या किया था, अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की, और प्रैक्टिस में उनका ये रहता था 20 किलोमीटर डेली रनिंग रहती थी, जिसमें वो 20 किलो का बैग लेते थे, बांधते थे और पहाड़ों पे दौड़ते थे। तो इस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया अपना जर्नी स्टार्ट करना। और वो कितने देर रहे होंगे एवरेस्ट के पीक पे, 15 मिनट, 14 मिनट, 10 मिनट ऐसे ही रहे होंगे। बट वो जो जर्नी थी उन्होंने उसको एंजॉय किया, उनको उस प्रोसेस में मज़ा आया। तो आपने सही बोला कि हमें जर्नी को एंजॉय करना है, गोल को नहीं। सक्सेस तो बहुत छोटी सी चीज़ है, आप जब वहाँ पे पहुँचोगे शायद सक्सेस वो आपके लिए रह नहीं जाएगी, आपको और देखिए, आगे भी बढ़ना होगा, बहुत राइट? अच्छी एग्जाम्पल आपने दी और बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए, गोल या रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है? गोल में दो ही चीजें होंगी, या तो आपके हिसाब से आएगा या राइट। आपके हिसाब से नहीं आएगा। आपके हिसाब से आ गया तो हो सकता है आपके अंदर घमंड आ जाए, हम्म। भाई मैंने करके दिखा दिया, मैं हूं ये। ठीक राइट। है? अच्छा, नहीं हुआ तो हो सकता है आपकी सेल्फ एस्टीम गिर जाए, वर्दीनेस गिर जाए, अरे यार तू एक चीज नहीं कर पाया।
तूने एक गोल लिया था तो उससे वही अचीव नहीं हुआ, आपका कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाएंगी। तो दोनों ही केसेस में जब आप रिजल्ट ओरिएंटेड अपने जीवन को जीते हैं, दोनों ही केसेस में आपकी बैंड बजनी है। हम्म। घमंड भी अच्छा नहीं है और लो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं है, लेकिन जिस पल आप प्रक्रिया से और प्रोसेस से जुड़ जाते हैं, रिजल्ट अच्छा आया तब भी आप मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट बेकार आया तब भी आप मेहनत कर रहे हैं। तो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे उसेन बोल्ट की बात कर लें, सचिन तेंदुलकर की बात कर शाहरुख खान। लें, शाहरुख खान की बात कर लें, इनको इनकी फेलियर और इनको इनकी सक्सेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो प्रोसेस को एंजॉय वो कर रहे हैं। प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हैं। तो जब तक आप अपने आप को एंटेंगल्ड नहीं करेंगे प्रोसेस से, तब तक सफलता आपको अगर मिल भी गई तो आप उसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो अक्सर आपने सुना बिल्कुल। होगा कि इसके तो सर पे सफलता चढ़ गई है। ये वही लोग होते हैं जो रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं जीवन में, ना कि प्रोसेस ओरिएंटेड। मैंने एक कोर्स किया था विपश्यना का 10 डेज़ का, और उसमें भी ये चीज़ बहुत अच्छे से बताई गई थी। मैंने जो गुरु थे उनसे पूछा था कि आप कहते हो कि किसी चीज़ की डिज़ायर मत रखो, किसी चीज़ के फल की इच्छा मत करो, लेकिन अगर मैं डिज़ायर नहीं रखूँगा उस चीज़ को तो मैं अचीव कैसे करूँगा? फिर तो मेरा लाइफ मेरा भी साधु संतों वाला हो जाएगा कि यार सब कुछ मोह माया है, छोड़ो, अपना भगवान की भक्ति करो, उसी में जियो। तो उन्होंने बताया कि नहीं, इस चीज़ को लोग गलत समझते हैं। फल की इच्छा मत करो, कर्म करो। तुम्हारे लिए बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए उस गोल को अचीव करने की, उस गोल की नहीं, उसको अचीव करने की। अचीव मतलब प्रोसेस क्या है उसका, उस प्रोसेस पे सपोज़ अगर आपको यूट्यूबर बनना है तो डेली आपको वीडियोज़ अपलोड करनी है, शूट करना है, पॉडकास्ट प्लान करना है। वो सारी चीज़ें अपना 100% दो, और फिर व्यूज़ मत देखो जाके एनालिटिक्स पे तुम्हारे व्यूज़ कितने आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं। वो हुआ अपलोड किया, दूसरे पॉडकास्ट की तैयारी करो। नहीं, तो ये व्यूज व्यूज देखो, एनालिटिक्स देखो, लेकिन उसको इस, आसक्त मत हो उससे, हाँ, इस ढंग से मत, अटैच नहीं। उससे उसको एज अ फीडबैक की तरीके से देखो राइट। कि व्हाट इसमें क्या और बेहतर किया जा सकता है। उस डेटा को एनालाइज करके क्या मैं अपने ऑडियंस, जो मेरी ऑडियंस है, उसको क्या बेहतर मैं दे सकता हूँ, राइट। राइट। तो विपासना आप करके आए, बहुत अच्छा है। विपासना के जो एडवांस लेवल हैं, कभी मौका लगे तो करना, मैं करवाता हूँ। अच्छा, ठीक है। हाँ, विपासना जो है, इट इज़ अ इन्वेस्टिगेटिव अवेयरनेस, जहाँ पर आप 10 दिन लेते हो। इन्वेस्टिगेटिव मोड में रहते हो। उसके आगे की 2 स्टेजेस और आती हैं उससे एडवांस लेवल की। क्या है इसमें? थोड़ा-सा ठीक है, एक्सप्लेन कर दो आप। मैं इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ, जब हाँ। आप मेडिटेशन की जर्नी में जाते हैं तो देयर आर स्टेजेस, हुँ। ठीक है, जिसकी सबसे पहली स्टेज होती है जिसको हम कहते हैं फोकस्ड अवेयरनेस, जिसको हम कहते हैं समता, जहाँ पर आप फोकस करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर फोकस एक ऑब्जेक्ट के ऊपर किया जाता है, और स्पेसिफिकली ऑब्जेक्ट जो लिया जाता है वो एक ब्रीदिंग ली जाती है, आपकी ब्रीदिंग पैटर्न्स पर फोकस किया जाता है। सेकंड स्टेज आती है, दैट इज दी विपासना, जिसको हम इन्वेस्टिगेटिव अवेयरनेस कहते हैं। ठीक ओके। है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट नहीं, ब्रीदिंग नहीं है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जिस पर आप ध्यान देते हैं। ठीक है, और फिर तीसरी स्टेज आती है जिसको हम कहते हैं चॉइसलेस अवेयरनेस, जो कि ऑब्जेक्टलेस होती है, जहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, आप ऑब्जेक्टलेस होकर अपनी मेडिटेशन को करते हैं। और फिर आती है प्योर अवेयरनेस। प्योर अवेयरनेस के अंदर होता है जहाँ पर आप कॉन्शियसनेस के अंदर ग्राउंड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 4 स्टेजेस होती हैं मेडिटेशन की, और अभी आपने सिर्फ कौन सी करी है? विपासना करी है। विपासना की। विपासना को लोग जानते हैं, राइट। ठीक है, वो लोग विपासना में जाते हैं जो क्रिएटिव फील्ड से होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जाके इन्वेस्टिगेटिव है ना, तो इनसाइट्स मिलती हैं। आपके बहुत सारे ऐसे फीलिंग्स होती हैं, मतलब 10 दिन का तो थोड़ा-सा चैलेंज होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में आप चैलेंजिंग होती मोबाइल नहीं ले जाना, आप किसी से बात नहीं करते हो, नज़र नहीं मिला सकते हो, आपको खाना भी बहुत लिमिटेड ही मिलता है। सो और बुक नहीं पढ़ सकते हो, कुछ लिख नहीं सकते हो, तो आपको सिर्फ अपने इनर सेल्फ में अंदर देखना है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। और मुझे लगा था हाँ ठीक है, बट तीसरे चौथे दिन जो आपकी बहुत सप्रेस फीलिंग्स होती है ना, है, वो बाहर वो आती है। आने लगेगी। आप मेडिटेशन में बैठोगे, आपको बहुत सारे ऐसे फीलिंग्स आएंगी जिसको आपको सोच के लगेगा यार मैं ऐसा इंसान हूँ, मतलब गलत नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे, और फिर आपको लगेगा यार ये मैं, मतलब क्या क्या चीज़ें मेरे अंदर भरी हुई हैं। बट जब आप एक बार वहाँ से 10 दिन बाद बाहर जाओगे तो बहुत लाइट फील करोगे, आपको लगेगा यार हर चीज़ में आप, एक तो ग्रेटिट्यूड आपका इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आपको जो भी चीज़ें मिल रही होंगी उसमें आप पॉजिटिव ही देखोगे। साथ में आप बहुत पेशेंस आ जाता है, क्योंकि 10 दिन आपने बोला नहीं, किसी से बात नहीं की, हर चीज़ को आपने ऑब्जर्व किया है, तो आप हर चीज़ में एंजॉय कर रहे होते हो। तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी थी। और हम अपने एंड की तरफ भी बढ़ रहे हैं पॉडकास्ट के, तो एक बार थोड़ा सा इसे समराइज़ करते हैं। सपोज़ एक इंसान है, उसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू कोई भी उसका गोल है, सपोज़ उसका गोल है कि मुझे अपनी एक कंपनी स्टार्ट करनी है जिसका टर्नओवर 100 करोड़ हो। तो इस जर्नी को वो कैसे इनिशिएट करेगा, उसमें एनएलपी कैसे लगाएगा, उसमें मैनिफेस्टेशन कैसे करेगा,
विजुअलाइज कैसे करेगा, टेक्निक्स क्या यूज़ कर सकता है, तो इसको एक छोटे से क्या एक गोल शॉर्ट है उसमें उसका? उसे 100 करोड़ टर्नओवर वाली एक कंपनी अपनी स्टार्ट करनी है, स्टार्टअप करना है। अगर मानो कोई गोल है उसको अचीव करना है, सबसे पहले आप अपने, देयर आर थ्री थिंग्स, ठीक है? सफलता में तीन चीज़ें हैं, मैं तीन सर्किल करके समझाता हूँ। वन सर्किल इज सर्किल ऑफ हाउ, ठीक है? जो सबसे आउटर सर्किल है, सबसे बड़ा सर्किल है, हाउ मीन्स कैसे। दूसरा सर्किल है सर्किल ऑफ व्हाट, क्या। और तीसरा सर्किल है सर्किल ऑफ वाई, सबसे छोटा। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक मॉल है, आपके यहाँ पर भी एक मॉल है, शायद गौर सिटी करके, आई डोंट नो। बिल्कुल। उस मॉल के अंदर क्या हो रहा है, हाउ मीन्स व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है उसमें। या व्हाट सबसे बाहर का है, उसका अंदर है हाउ। व्हाट मीन्स क्या हो रहा है वहाँ पर, सब लोग जानते हैं, शॉपिंग हो रही है, मूवीज देख रहे हैं लोग आके, एक मॉल है, यही होता है। राइट। हाउ मीन्स कैसे हो रहा है, वो मॉल की जो फंक्शनिंग है, कैसे रन, कौन लाइट ऑन करता है, कौन ताला खोलता है, कौन शोरूम्स खोलता है, कैसे बिजली आती है, ये कितने लोग जानते हैं? बहुत सिर्फ कम मॉल लोग। का मैनेजमेंट। हम्म। लेकिन ये मॉल बना क्यों है, ओके। ये कौन जानता है? जिसने बनवाया होगा। जिसने बनवाया होगा। इन तीनों में सबसे अमीर कौन है? जिसने बनवाया है। जिसने बनवाया है। राइट। उसके पास वाई था। वाई था। आप 100 करोड़ की कंपनी बनाना चाहते हैं, ये क्यों बनाना चाहते हैं? हर इंसान का अलग रीज़न हो सकता है। जब तक उस ट्रू डिवाइन पर्पस को आप समझेंगे नहीं, तब तक आप इस गोल को अचीव नहीं कर सकते, ठीक है? क्योंकि इस जर्नी के अंदर बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, जो कि आने ही हैं, ठीक है? उस मोमेंट के अंदर अगर कोई एक्सटर्नल मोट, किसी को देखकर आपको 100 करोड़ की कंपनी बनाई, स्टार्टअप देखा कोई और आप क्लिक हो गए, मोटिवेट हो गए, इसलिए बनाना है, नहीं बनेगा आपसे। पता है क्यों? क्योंकि उस जर्नी के अंदर आप अकेले हैं, और उस जर्नी में बहुत सारे जब ऑब्स्टिकल आएंगे, तो अगर आप एक्सटर्नल मोटिवेशन से चीज़ों के कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा लंबा नहीं चल पाएंगे। वो क्या एक ऐसी चीज़ है जो आपको जिंदगी भर मोटिवेशन देगी, वो है आपका ट्रू डिवाइन पर्पस, कि आप क्यों करना चाहते हैं, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। तो अक्सर आपने देखा होगा कि वो लोग ना बहुत बड़ी मुकाम को हासिल कर लेते हैं, जिनके लाइफ में ना एक ऐसा पर्पस होता है जिससे वो बहुत इमोशनली अटैच्ड होते हैं। मानो उनके घर के अंदर कोई ऐसा कैंसर पेशेंट था जिसकी मदर थी या कोई थी, और वो चला गया, डेथ हो गई, तो उसको लेकर उन्होंने पर्पस को एक कंपनी बनाई, और उसको उसको एजेंडा बनाया, और उसको फिर बड़ा बनाया उन्होंने। वो लोगों ने ज़्यादा बड़ी कामयाबी हासिल करी है, जो लोग सिर्फ किसी से देखकर मोटिवेट हो गए हैं, ठीक है? तो मैं कहता हूँ मोटिवेशन इज टेम्पररी, इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन इज परमानेंट, परमानेंट। ठीक है? तो पहला आप अपने डिवाइन पर्पस को फाइंड आउट करें कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड योर गोल। ऑब्जेक्टिव के अंदर एक इमोशंस जरूर होना चाहिए, मतलब विदाउट इमोशंस आप सिर्फ मॉनेटरी ऑब्जेक्टिव ले रहे हैं तो बात नहीं बनने वाली। तो एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वाई यू आर गोइंग टू डू दिस, आप क्यों 100 करोड़ की कंपनी बनाना चाहते हैं। फिर आप ये देखिए कि 100 करोड़ की कंपनी जिन लोगों ने बनाई है, उन लोगों के अंदर क्या क्वालिटीज आपको नजर आती हैं। विराट कोहली की तरह बनना है तो विराट कोहली की क्वालिटीज तो अपने अंदर डालनी पड़ेंगी ना। तो उन लोगों को देखकर उन क्वालिटीज को अपने अंदर डालने की कोशिश करें, अपने ऊपर काम करने की कोशिश करें, ठीक है? तीसरा स्टेप आप क्या करें, पहले अपने अंदर क्वालिटीज को लाएं। तीसरा स्टेप आप क्या करें, अपना एक प्लानर बनाएं, अपना एक गोल बनाएं। इसको आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं, मैनिफेस्टेशन भी कह सकते हैं, आप कुछ भी नाम दे दो, नाम में नामकरण में कुछ नहीं रखा है, ठीक है? फिर आप एक अपना गोल निर्धारित करें कि कितने टेन्योर के अंदर आपको ये पूरा करना है। टेन्योर इन द सेंस लाइक मेरे को ये 3 साल के अंदर करना है या 2 साल के अंदर, और एक डेट निर्धारित करें, ठीक है? लेट्स टेक एन एग्जांपल, अभी Q4 चल रहा है, ठीक है? दिस इज Q4, जो हमारा लास्ट क्वार्टर है। क्वार्टर 2026 के अंदर करना है, ठीक है? या अगले 2 साल के अंदर करना है। तो 2027 तक आपको करना है कितना, 100 CR की कंपनी बनानी है। राइट। तो क्या कोई ऐसी कंपनी है जिसने 2 साल के अंदर 100 CR की कंपनी बनाई है? बहुत रेयर ही होंगे। रेयर होंगी। अगर हैं तो उनको उठाइए। सिंपल सा फंडा है सफलता का, कॉपी कट मार्केटिंग। अगर किसी व्यक्ति ने किया है, उसने जो करके किया है उसको कॉपी कर कर आप कर दो, आप भी सफलता बन जाएगी। बिल्कुल।
तो डोंट नीड टू री इन्वेंट द व्हील। जरूरी नहीं कि आप नया व्हील खुद से बनाओ, जो बना हुआ है उसको भी ले सकते हो आप। वहाँ से आप अपनी लर्निंग लो, खुद का एक्सपीरियंस लगाओ और एक कैलकुलेशन करो कि मुझे 2 साल के अंदर 100 करोड़ करना है, तो 1 साल के अंदर मेरे को एटलीस्ट जो लास्ट का ईयर है उसके अंदर आप बड़ा रखें। मतलब आप रखिए कि 100 करोड़ की कंपनी का मतलब है कि आपका कंपनी का टर्नओवर कम से कम नहीं तो कम से कम 50 CR का होना चाहिए, ठीक है, या 50 CR नहीं बोलूँगा तो कम से कम आपकी कंपनी का जो टर्नओवर है, हाँ, लगभग 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 मान के चलो 20 करोड़ का तो होना ही चाहिए, ठीक है। बिल्कुल। इफ़ आपकी कंपनी अगर 20 CR का टर्नओवर कर रही है तो आपकी कंपनी की वैल्यूएशन 100 करोड़ की है, ठीक है। बिल्कुल। तो 20 करोड़ का टर्नओवर का मतलब है कि ईयरली आपका टर्नओवर कम से कम मतलब मंथली टर्नओवर 2 करोड़ का होना चाहिए। तो जो लास्ट का ईयर है, ठीक है, मानो 2 साल आपको लेने हैं इसको करने के लिए, तो जो लास्ट का ईयर है 2027 है, उसमें आप लेके चलिए कि मैं ईयरली टर्नओवर 20 करोड़ टच करूंगा और 2026 के अंदर 10 करोड़ टच करूंगा। 10 करोड़ के लिए मुझे 1 करोड़ पर मंथ का टर्नओवर लेकर जाना है। 1 करोड़ पर मंथ के टर्नओवर को लाने के लिए मुझे कितनी नंबर ऑफ सेल्स करनी पड़ेंगी, कितनी नंबर ऑफ सेल्स करने के लिए मुझे कितने लोगों तक रीच आउट करना पड़ेगा। सेल का एक सिंपल सा फंडा है, सेल्स में भी मैं आपको बहुत डीपेस्ट इंसाइट दे सकता हूँ क्योंकि मेरी एक्सपर्टी है सेल्स में भी, बिल्कुल, आई नो। ठीक है। आप कोई भी डायरेक्शन बोलो मैं उसके अंदर आपको दे दूंगा डीप इंसाइट, ठीक है। तो सेल्स का एक सिंपल सा फंडा है, द मोर द फुटफॉल द मोर द सेल। जितनी ज़्यादा फुटफॉल होगी उतनी ज़्यादा सेल होगी। बिल्कुल। तो आपको अब ये कैलकुलेट करना है कि मेरे को 100 करोड़ की सेल के लिए मेरा प्रोडक्ट प्राइस क्या है, उसके लिए कितने पीस ऑफ प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे और उसको बेचने के लिए कितने नंबर ऑफ लोग मुझे लाने पड़ेंगे। ये हर किसी का अलग अलग हो सकता है, बिल्कुल। ठीक है। अगर तो आपके प्रोडक्ट की प्राइसिंग के ऊपर डिपेंड करता है कितनी नंबर ऑफ सेल चाहिए। जितनी नंबर ऑफ सेल चाहिए उससे 10 टाइम्स गुने ज़्यादा लोगों तक आपको रीच आउट करना पड़ेगा, राइट। ठीक है। मतलब अगर आपको एक सेल करनी है तो एटलीस्ट आपको 5 लोगों तक जाना पड़ेगा एक सेल करने के लिए। ये लॉ ऑफ एवरेज होता है, ठीक है। तो इनटू क्या करना है आपको, इनटू 10 कर देना है कि इतने लोगों तक मैं कैसे रीच आउट कर सकता हूँ। अब आपको प्लानिंग किसकी करनी है? अब आपको प्लानिंग टर्नओवर की नहीं करनी, सेल्स करनी है, किस तरह से मैं सेल्स बढ़ा सकता हूँ। अब आपको प्लानिंग सेल्स की भी नहीं करनी। अब आपको प्लानिंग पता है किसकी करनी है? मैं उन 10x लोगों तक कैसे रीच आउट करूं। व्हाट आर दी वेज, व्हाट आर दी मेथड जिसके माध्यम से अगर मुझे सपोज करो 100 सेल चाहिए, ठीक है, तो मुझे कितने लोगों तक पहुंचना है? 100 into 10 करो। 10,000 लोगों तक पहुंचना है। अगर मैं 10 टाइम्स करूँ, चलो 1,000 लोगों तक पहुंचना है, हाँ, ठीक है। 1000। तो अब 1,000 लोगों तक मैं कैसे रीच आउट करूंगा, अपनी ब्रांड को 1,000 लोगों तक कैसे लेके जाऊंगा? मार्केटिंग का वेज क्या होंगे? क्या वेज होंगे, कोल्ड किस मेल तरीके से करूंगा, तरह होगा, क्या व्हाट्सएप करोगे, मेल्स मार्केटिंग। करोगे, कॉल्स करोगे, ऑफलाइन मेथड्स क्या होंगे, राइट। ऑनलाइन मेथड्स, उसकी प्लानिंग होनी चाहिए, बिल्कुल। ठीक है। बहुत सिंपल है 100 करोड़ की कंपनी बनाना। टाइम लगेगा बट आपको अगर स्टेप वाइज चीज़ों को फॉलो करोगे तो कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, राइट। टाइम लगेगा तो वो स्टेबल होगी, बिल्कुल। टाइम नहीं लगेगा तो जितनी जल्दी बनेगा उतनी जल्दी गिरेगा भी। राइट, आपको निटिग्रिटी सीखने के लिए टाइम भी चाहिए, टाइम चीज़ों को चाहिए, सीखने के तो लिए। वो तो प्रोसेस है। अब बोलो कि 9 महीने का बच्चा मुझे 5 महीने में चाहिए, तो वो तो राइट, पॉसिबल नहीं है ना। पॉसिबल नहीं नेचर है। का जो लॉ है वो तो काम करेगा ही करेगा। जब तक आपने शुरू नहीं किया तब तक आप 10 चीज़ें सोच लीजिए। एक बार शुरू कर दिया, और पर्पस को फाइंड आउट करने का तरीका बता देता हूँ, हाउ टू फाइंड आउट द ट्रू पर्पस। 36 चीज़ें ट्राई करो, ठीक है, 36 चीज़ें ट्राई करो, लेकिन ट्राई करने से पहले एक सवाल अपने आप से पूछो, कैन आई गिव माई होल लाइफ टू दिस? पॉडकास्ट ही शुरू कर रहे हो सपोज करो, राइट। शुरू करने से पहले एक लाइन सोचो, क्या मैं पॉडकास्ट में अपनी पूरा जीवन दे सकता हूँ? अगर आंसर हाँ आ जाए तो करो उस काम तो को। करो, और अगर आंसर ना है तो 1 मिनट भी मत करो। जिस काम को आप पूरी जिंदगी करने के लिए नहीं कर सकते, उस काम को काहे आप 3-4 साल भी वेस्ट कर रहे हो, बिल्कुल। ठीक है। वो आपके कप ऑफ टी नहीं है। तो मेरा फंडा यही है, मैं तो जिस भी चीज़ को शुरू करता हूँ मैं अपने आप से सवाल पूछता हूँ, क्या मैं पूरी ज़िंदगी इसको दे सकता हूँ? मेरी पूरी लाइफ इस पे जा सकती है? आंसर इज यस, मैं घुस जाऊँगा। ओके। सो बेसिकली अगर आपका कोई भी गोल है तो वो पर्पस ड्रिवन होना चाहिए। Purpose उसमें driven अपने होना वाई को क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। वो गोल्डन रूल है कि अपना आप वाई क्लियर करो कि क्यों कर रहे हो। ये वाई ही की तो सारी लड़ाई है। वाई मिलने में बहुत टाइम लग जाता है।
आई नो, मतलब मुझे भी ये पता है कि पर्पस जब तक नहीं होता है तब तक वो आप मशीन की तरह काम कर रहे होते हो, क्योंकि विदाउट पर्पस आप इमोशन नहीं डाल सकते, और इमोशन नहीं है तो मशीन है। मशीन है। तो आपको डेफिनेटली अपना वाई बहुत क्लियर रखना चाहिए कि क्यों मैं करना चाहता हूँ इस चीज़ को। और जैसे आपने कहा कि अगर आप कोई भी चीज़ करना चाहते हो तो खुद से एक सवाल सबसे पहले करो कि क्या मैं पूरी लाइफ इसको कर सकता हूँ। मैं भी ये चीज़ पूछता हूँ खुद से, जैसे मैं म्यूज़िक भी करता हूँ, जॉब भी कर रहा हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो जब मैं किसी भी फील्ड में घुसता हूँ, बहुत सारी चीज़ें मेरे पास मल्टीपल चीज़ें थी। मैं आएँगी। फ़ोटोग्राफ़ी भी करता था, मैं म्यूज़िक भी करता था, मैं बैंड शोज़ भी करता था, हमारा बैंड था। बहुत ऐसी चीज़ें थी जिसमें मैं घुसा हूँ, क्योंकि कोई भी स्किल मैं देखता था तो मैं आर्टिस्ट माइंडसेट का हूँ, तो मैं उस चीज़ में उसको ट्राई करके सीख लेता था। गिटार, ड्रम्स, सारे इंस्ट्रूमेंट मुझे आते हैं। बट फिर मैंने एक दिन बैठ के सोचा कि मैं इतनी चीज़ें कर रहा हूँ, इसमें से क्या चीज़ है जो मैं राइट। वाक़ई करना चाहता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें थी उसमें से, उसमें कट डाउन कर के मुझे काफ़ी टाइम लग गया यहाँ तक पहुँचने में कि ठीक है, मुझे जो मैं जॉब करता हूँ 9 टू 5 जॉब जिसे लोग कहते हैं, वो मैं एन्जॉय कर रहा था, क्योंकि मैं उसमें डिज़ाइनर हूँ। मैं जो चीज़ करना हुँ। पसंद करता था वो बचपन से, वो चीज़ मैं कर रहा हूँ। तो वो मैं उसे नहीं छोड़ सकता, मुझे मज़ा आता है वो चीज़ करने में। दूसरी चीज़ थी इंटरेक्शन, लोगों से बात करना, लोगों की जो नॉलेज है उससे कुछ सीखना। तो मुझे क्लियर हुआ कि ये चीज़ ऐसी है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता व्यूज़ आएँ ना आएँ, लेकिन मैं उनसे कुछ सीख रहा हूँ डेली। इतने अच्छे लोगों से मिल रहा हूँ, उनसे नेटवर्किंग हो रही है, उनसे बातें कर रहा हूँ। मुझे 1 घंटा दे रहे हैं जो कि सेशन हुँ। के हज़ारों रुपए चार्ज करते राइट। हैं। उनके साथ में बैठ के उनके एक्सपीरियंस को एब्ज़ॉर्ब कर रहा हूँ। राइट। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, ये लाइफ़ टाइम भी मैं फ्री में कर सकता हूँ, मुझे कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से मेरा व्हाय क्लियर होने लगा। अब यूट्यूब मैं कर रहा हूँ, यूट्यूब से जो मेरी अर्निंग होगी उससे मुझे क्या करना है, उससे मैं जब टाइम बाय कर सकूँगा, जब मैं फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लूँगा, तो मैं उस टाइम को कहाँ यूटिलाइज़ करूँगा, ये भी मुझे पूरा क्लियर है कि हाँ, मुझे ये चीज़ करनी है, जो पैसे आएँगे उससे मैं ये चीज़ स्टार्ट करूँगा। तो मेरा व्हाय बहुत ज़्यादा क्लियर है अब जाके, और मुझे इसको क्लियर होने में आई थिंक आप 20-21 के बाद ही आपका माइंड थोड़ा ऐसा होता है जब आप चीज़ों को सीरियसली सोचना शुरू करते हो। तो मुझे 10-12 साल लगे इस चीज़ को फाइंड आउट करने में कि मुझे लाइफ़ में करना क्या है, और अब जाके वो क्लैरिटी आई है, और लाइफ़ बहुत स्मूथ हो गई है। आपको मतलब इतना अंदर से भरी रहती हैं चीज़ें, जब आपको क्लैरिटी मिलती है ना, आपका व्हाय जब क्लियर होता है, तो आप बहुत ज़्यादा लाइट फ़ील करते हो। उसके लिए मैंने डिफरेंट चीज़ें की, मेडिटेशन किया, विपश्यना में गया, बहुत सारी चीज़ें की, बट फ्रूटफुल रहा। इन द एंड मुझे काफ़ी क्लैरिटी है अपनी हुँ। चीज़ों को लेके। तो डेफ़िनेटली व्हाय तो बहुत ज़रूरी है। सो इसी के साथ हम अपने इस एपिसोड के एंड पे आ गए हैं, क्योंकि डेफ़िनेटली आपका एक्सपीरियंस इतना वास्ट है, और जैसा आप बता रहे हो कि कोई भी टॉपिक मैं दूँगा उस पे आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, और हमारी ऑफ कैमरा भी बात हो रही थी, आपके राइट। मल्टीपल बिज़नेस हैं, आप डिफरेंट तरीके मैन्युफैक्चरिंग में भी हो, आप डिजिटल मार्केटिंग में भी हो, आप बहुत कोचिंग भी सारी है। कोचिंग में भी हो, एनएलपी की कोचिंग भी कराते हो, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी चल रही हैं। राइट। डेफ़िनेटली आपको अगर इनके बारे में पता करना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक्स भी डाल दूँगा, जो भी इनके राइट। सोशल मीडिया के लिंक्स हैं। आप जाके वहाँ से जो भी आपके कंपनीज़ के यूआरएल्स होंगे, लिंक्स होंगे, वो मैं शेयर करूँगा, तो आप जाके डिटेल में देख सकते हो क्या-क्या सर्विसेज़ हैं इनकी। और काफ़ी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा। आप कुछ ऐड करना चाहोगे एंड अभी बहुत एपिसोड का? मज़ा आया मुझे आपके साथ इस पॉडकास्ट को शूट करने में। यू आर सच अ अमेजिंग पर्सन, और एक वाइब्स आपके साथ मैच हो रही हैं। आपकी ऑडियंस को भी मैंने देखा, मतलब आप खुद इतना कुछ होने के साथ पॉडकास्ट को कर रहे हो, तो आप पैशन ड्रिवन हो, और मुझे पूरा भरोसा है कि आपका ये जो शो है, द डिकोड शो, ये डेफिनेटली लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने का काम कर रहा है, जो आपके माध्यम से मैं लोगों तक पहुंच रहा हूँ, और भी लोगों को आप बुला रहे हैं, और अच्छे अच्छे लोग आपके पॉडकास्ट पे आगे फ्यूचर में और भी आएंगे। बिल्कुल। सो यही था आज का पॉडकास्ट। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो, आपको लगता है कि आपको किसी चीज़ में क्लैरिटी नहीं मिल रही है लाइफ़ में, आप थोड़े से भटके हुए हो, आपको विज़न नहीं मिल रहा है, तो डेफ़िनेटली आप डॉक्टर हिमांशु को रीच कर सकते हो। उनका इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। साथ ही में अगर कुछ भी आपको पूछना है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है, तो इस पॉडकास्ट की रील भी जाएँगे हमारे इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो, डीएम कर सकते हो हम दोनों में से किसी को भी, और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी बताना मत भूलो कि आपको अगला एपिसोड किस टॉपिक पे चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज पॉडकास्ट। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।